एक बच्चा जिसे उसके पेरेंट्स ने अनाथालय में छोड़ दिया कैसे बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा। उसके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश करी उसने उसके साथ साथ उसके साम्राज्य को भी तबाह कर दिया। तो ये कहानी शुरू होती है खून टपकती हुई तलवार से। फिर हमें एक किंग दिखाया जाता है। इस किंग का नाम होता है किंग ऑथर और वो किसी दूसरे देश के राजा से लड़ाई कर रहा होता है और वो अपनी तलवार घुसाकर उस राजा को मार देता है। फिर वो उसके शहर को तबाह करते हुए बड़ी शान से देख रहा होता है। इतना सब करने के बाद वो राजा अपने क्राउन और अपने स्वॉर्ड को देख रहा होता है और उसे देखते ही देखते ही अपनी आखिरी सांस लेता है। फिर वो राजा हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है और उसे एक आवाज आती है, तुम्हें दूसरा मौका दिया जाता है। और फिर किंग ऑथर की आंखें खुलती है और वो अपने सामने एक औरत और एक आदमी को देखता है। ये दोनों कौन है और मैं कहाँ हूँ? और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हे, इसकी आंखें तो एकदम तुम्हारी तरह है और इसके बाल एकदम तुम पे गए और इसका चेहरा कितना प्यारा है ये तो। और किंग ऑथर बोलता है कि क्या ये मेरे पेरेंट्स है? और किंग ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उसका दोबारा से जन्म हुआ है। और अब पूरी दुनिया को काबू में रखने वाला किंग ऑथर अपनी ही बॉडी को काबू नहीं रख पा रहा था और पूरी दुनिया को पैरों के नीचे रखने वाला किंग अब खुद के ही पैर उठाकर अपनी चीजें साफ करवाता था। और एक दिन ऑथर देखता है उसके पिता मैजिक यूज कर रहे थे जो कि उस दुनिया से बहुत अलग था जिस दुनिया पर किंग ऑथर राज किया करता था। मैजिक यूज करते वक्त उसके पिता रेनोल्ड को चोट लग जाती है और ऑथर की मॉम एलिस अपने मैजिक से रेनोल्ड को ठीक कर देती है। दरअसल इस मैजिक को माना कहते हैं और माना क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऑथर को पता चलता है उसके पिता एक एडवेंचरर है और अपने दोस्तों के साथ बाहर एडवेंचरस चीजों के लिए जाते हैं। जब उसके पिता घर आते हैं ऑथर देखता है उनके पास एक हथियार है जिससे ऑथर को पता चलता है कि यहाँ पर वेपन कैरी करना लीगल है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। लेकिन ऐसी खतरनाक दुनिया में ऑथर के लिए सबसे अच्छी बात है बिना फिक्र के सोना, क्योंकि किंग ऑथर की पिछली जिंदगी में सोने का मतलब था असैसिन द्वारा मारे जाना। और ऑथर अब बड़ा हो रहा था और उसकी उस दुनिया को जानने की इच्छा भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन वो सोने का नाटक करके किसी निंजा बेबी की तरह बेड से उतरकर लाइब्रेरी आ गया। फाइनली मैं यहाँ आ गया, अब मुझे उस दुनिया के बारे में कुछ हद तक जानकारी मिल जाएगी। और वो फिर बुक खोलकर पढ़ने लगता है। जिस कॉन्टिनेंट पे मैं रहता हूँ वो 3 किंगडम्स में डिवाइडेड है। पहला है दारफ किंगडम, दूसरा है एलनोइक किंगडम, तीसरा है स्पाइन किंगडम जहाँ मैं रहता हूँ और यह किंगडम इन सबसे स्ट्रॉन्ग है। और किंग ऑथर को पता चलता है ये भी कुछ कुछ उसके नेशन जैसा ही है, लेकिन बस फर्क इतना है यहाँ पर राजा पीढ़ियों से बनते हैं, मींस नेपोटिज्म जैसे कि इंडिया में होता है। लेकिन किंग ऑथर ने वो किंगडम खुद बसाया था। और वो फिर दूसरी किताब निकालता है और उसके अंदर वो पढ़ता है इस मैजिकल पावर को माना कहते हैं और ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी ही मिलती है और 100 लोगों में से बस एक में ही ये माना पावर होती है। यह माना पावर 2 तरह की होती है, पहली है ऑग्यूमेंटिंग और दूसरी है कंजूरिंग। ऑग्यूमेंटिंग माना यूजर को फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है और स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। और दूसरी है कंजूरिंग। कंजूरिंग माना को फिजिकल फॉर्म में निकाला जा सकता है जिससे कि यूजर अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मॉम ने जो उस वक्त यूज करा था वो तो इन दोनों से काफी अलग था। और इससे हमें पता चलता है कि ऑथर की मॉम एलिस के पास एक अलग प्रकार की माना पावर है जिसे हीलिंग माना कहते हैं। और वो पढ़ता है माना को अपने सेंटर ऑफ कोर जिसे माना कोर भी कहते हैं में फोकस करके यूज किया जाता है। और किंग ऑथर सोचता है ये तो कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैं अपनी पिछली लाइफ में यूज किया करता था, मुझे बस मेरे अंदर की सेंटर ऑफ कोर की पावर को यूज करना होगा। और फिर ऑथर ऐसा करने की ट्राई करता है और अपने माना कोर पर फोकस करने लगता है और वो कुछ हद तक ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी उसकी मॉम आकर उसे उठा ले जाती है। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ उसके फादर रेनोल्ड उसे लकड़ी के स्वॉर्ड चलाना सिखा रहे होते हैं। तभी ऑथर की मॉम एलिस आ जाती है और एलिस बड़े गुस्से में होती है। हे भगवान, तुम ये मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो? अब ये चलना भी नहीं सीखा, जाओ तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। और काफी ज्यादा रेनोल्ड को डांटने लग जाती है। और ये देखकर किंग ऑथर समझ जाता है कि घर का असली बॉस कौन है। और ऑथर की मॉम उसे कई बार घुमाने के लिए बाहर लेकर जाया करती जिससे कि उसे इस दुनिया के बारे में पता चलता। वो वहाँ के हथियार देखता जिससे कि ऑथर को इस नेशन की पावर का पता चलता। कुछ ऐसे चमकने वाले पत्थर जो कि उसकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे। और सबसे ज्यादा पसंद आता उसे वहाँ का जादू। लेकिन किंग ऑथर को जो इस दुनिया में सबसे नई चीज मिली वो थी उसकी फैमिली, क्योंकि पिछले लाइफ में वो बिल्कुल अकेला था और अनाथ आश्रम में बस इंतजार करता कि एक दिन उसकी फैमिली आएगी। लेकिन इस दुनिया में उसके पास फैमिली थी जो कि उसके साथ रहती थी। और उसकी मॉम उसको सुलाते हुए कहती है, क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब तुम अपने बेड से उतरकर बुक पढ़ने के लिए गए थे। और जब तुम नई चीजों को देखते हो तो तुम्हारी आंखों में एक चमक आती है, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो लेकिन एक दिन तुम भी हमें छोड़कर ये दुनिया देखने के लिए चले जाओगे।
लेकिन मैं चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो एक पीसफुल लाइफ जियो। और फिर अगली सुबह रेनोल्ड ऑथर को मैजिक यूज करना दिखा रहा था, लेकिन ये नल्ला बस कुछ पत्थर ही उठा पाया। देखी तुमने मेरी पावर, इससे ज्यादा पत्थर तो मैं अपने हाथों से उठा लूंगा। और फिर रेनोल्ड एक पत्ते को बड़े शानदार तरीके से पंच करके किक करता है। यह देखकर ऑथर शॉक हो जाता है। इससे ऑथर को पता चलता है कि उसके फादर रेनोल्ड एक एग्यूनेटर है जो कि एग्यूमेंटिक माना को यूज कर सकते हैं। और ये खेल देखने के बाद एलिस ऑथर को सुलाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन ऑथर बुक पढ़ने की जिद करता है, लेकिन एलिस मना करती है। फिर ऑथर अपनी प्यारी प्यारी नजरों से अपनी मॉम को इमोशनल करता है और उसकी मॉम मान जाती है। फिर ऑथर बुक पढ़ के अपने माना कोर पर फोकस करने लगता है और कुछ टाइम बाद फोकस करने के बाद वो माना कोर को एक्टिव कर लेता है और तभी उसका माना कोर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। रेनोल्ड एलिस को धमाके से बचाते वक्त घायल हो जाता है। क्या तुम ठीक हो? ऑथर अंदर ही है। और फिर वो अंदर जाकर देखते हैं और वो नजारा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ऑथर हवा में अपने माना कोर पर फोकस किए हुए था और फिर वो बहुत मैच्योर तरीके से नीचे आता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है उसके ऊपर की छत टूटकर गिर जाती है और ऑथर को लगता है कि भाई अब तो नहीं बचने का, मैं अब तो गया। लेकिन एलिस और रेनोल्ड आकर उसे बचा लेते हैं। एलिस ऑथर को पकड़कर रोने लग जाती है, लेकिन ऑथर के लिए काफी नया एहसास था क्योंकि पिछली दुनिया में उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था। और अपने पेरेंट्स को रोता देखकर ऑथर भी उनसे लिपट कर रोने लग जाता है। और फिर हमें किंग ऑथर की पिछली जिंदगी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ा हुआ था जो किंग ऑथर पर हमला करने के लिए आया था और मैजिस्ट्रेट उसे उसकी होम कंट्री में भेजने का फैसला सुनाती है। लेकिन वो आदमी कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी कंट्री में जिंदगी मौत से भी बदतर है, प्लीज हमें वहाँ मत भेजो। और वो किंग ऑथर से उसके बीवी और बच्चों को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन किंग ऑथर उसके बीवी और बच्चों को मार डालता है और कहता है, लो अब इन्हें सफर नहीं करना होगा। ओ भाई कितना खतरनाक था अपनी पहली लाइफ में ऑथर। और वो आदमी बेसहाय होकर किंग ऑथर से शुक्रिया अदा करता है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रेनोल्ड ऑथर के लिए अपने जैसे ही सेम ग्लव्स लाया होता है, लेकिन ऑथर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता और अपनी लकड़ी के सॉर्ड उठा लेता है। ये देखकर बेचारे रेनोल्ड का चेहरा बन जाता है और फिर रेनोल्ड भी लकड़ी के सॉर्ड उठा लेता है और ऑथर से फाइट करने लगता है। ऑथर अटैक करता है, लेकिन रेनोल्ड उसके सारे अटैक को डॉच कर लेता है। और फिर रेनोल्ड कहता है, हे ये देखो, और रेनोल्ड अपने सॉर्ड में माना पावर लेकर आ जाता है। और फिर ऑथर भी एक ही ट्राई में अपने सॉर्ड के अंदर माना पावर ले आता है। ये देखकर रेनोल्ड हैरान हो जाता है और ऑथर एक ही अटैक से उसकी स्टिक के 2 टुकड़े कर देता है। और इसके बाद में वो एलिस से बात कर रहा होता है। एलिस, हमारे ऑथर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अब हमें लगता है कि हमें इसके लिए एक सर्टिफाइड टीचर हायर करना होगा। तो तुम कहना चाहते हो तुम ऑथर को ट्रेनिंग नहीं दोगे? मैंने दी थी, लेकिन देखो इसने मेरी सॉर्ड को ही अपनी माना पावर से कट कर दिया और ये तो बस अभी 4 साल का बच्चा ही है। और एलिस ऑथर को पकड़कर रोने लग जाती है। नहीं, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजूंगी, नहीं मैं कहीं नहीं भेजूंगी अपने बच्चे को। हाँ एलिस समझा करो, मैं भी नहीं भेजना चाहता, लेकिन यह हमारे ऑथर के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। और दोनों आपस में बहसबाजी करने लग जाते हैं और ऑथर बोलता है, क्यों ना आप दोनों भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो हमने सोचा नहीं, तुम तो जीनियस हो ऑथर, चलो चलो जल्दी पैकिंग करो। और फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और रेनोल्ड के एडवेंचरस फ्रेंड भी उसके साथ चलते हैं। और रेनोल्ड की फ्रेंड ऑथर को एक प्यारी सी पप्पी देती है। मुझे नहीं पता यार मैं ये सीन क्यों दिखा रहा हूँ, बट छोड़ो। और सफर करते वक्त ऑथर देखता है ये दुनिया उसकी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं सफर में, लेकिन किंग ऑथर के किंगडम में वो एडवांस प्लेन जेट का यूज करते थे यहाँ वहाँ जाने के लिए। और फिर वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए बैठते हैं, लेकिन कुछ भेड़ियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन रेनोल्ड और उसके फ्रेंड अपने माना पावर का यूज करके आसानी से उन भेड़ियों को हरा देते हैं। और फिर नाइट में वो सब डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस नोटिस करती है रेनोल्ड के हाथ पर चोट लगी होती है, जिसका रेनोल्ड को भी नहीं पता होता। और फिर एलिस उसे अपने हीलिंग मैजिक से ठीक करने के लिए जाती है और सब लोग घेरा लगाकर खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले। दरअसल हीलिंग मैजिक यूजर बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और आसान टारगेट भी होते हैं, इसलिए हीलिंग मैजिक यूजर दुनिया से छुप कर रहते हैं। और यही रीजन था एलिस और रेनोल्ड जंगल में रहते थे। और तभी ये बंदा जिसका नाम एडम होता है कहता है, रेनोल्ड यार मैं सोने जाने से पहले थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, क्या मैं ऑथर को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? और फिर हम देखते हैं एडम अपना भाला पकड़कर ऑथर से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है। ऑथर को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और दोनों अपने हथियारों में माना पावर लेकर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं ऑथर अपने पैरों में भी माना पावर यूज करता है। ये देखकर एडम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ऑथर बहुत तेजी से एडम के पास आता है और एडम का अटैक डॉच कर देता है, लेकिन एडम अपनी माना पावर बढ़ाकर ऑथर को दूर फेंक देता है। लेकिन ऑथर हवा में रुककर नीचे आ जाता है और ये देखकर सभी लोग एडम को डांटने लगते हैं। अबे वो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा बच्चा है वो, अगर इतने लड़ने का शौक है आजा मुझसे भिड़ ले, आजा भिड़ लेना मेरे से। और एडम कहता है, अरे भाई देखो तो उस बच्चे का पावर लेवल कितना है, वो तो एक लिटिल मॉन्स्टर है। और फिर ये लड़की जिसका नाम जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ होता है ऑथर के पास आकर कहती है,
तुमने वो मूव कैसे किया, मुझे भी वो मूव सिखाओ। और ऑथर उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि भाई ये लड़की पीछा नहीं छोड़ेगी, बड़ी जिद्दी है, और ऑथर मान जाता है। और फिर अगले दिन ऑथर नई नई चीजें सीखता है, लेकिन अब सिखाने की बारी उसकी थी और वो जैस्मिन को एक ही बार वो मूव सिखाता है और जैस्मिन भी एक ही बार में वो मूव सीख जाती है। और अगले दिन जैस्मिन ऑथर को एक गिफ्ट देती है वो मूव सिखाने के लिए। और जैस्मिन कहती है इसके अंदर एक स्ट्रिंग है और वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तभी एडम जाने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन ऑथर देखता है उसकी मॉम को कुछ हो रहा होता है। मॉम क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ एकदम। लेकिन ऑथर को यकीन था कि कुछ तो हुआ है और वो फिर अपनी मॉम के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है और वो फिर कुछ दूर चलते हैं। लेकिन तभी उन पर तीरों का हमला हो जाता है और वो देखते हैं कुछ डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और उनका लीडर कहता है बच्चों और औरतों को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर डाकू उन पर हमला कर देते हैं। बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके मम्मा। और रेनोल्ड और उसके फ्रेंड्स अपनी माना पावर का यूज करके उन डाकुओं से लड़ने लगते हैं। अपने तीरों, भालों और हथियारों में माना पावर ले आते हैं और फाइटिंग करते हैं। सिंगल स्टैंड में तो वो उन डाकुओं से जीत जाते, लेकिन डाकुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने कमजोर पड़ रहे थे और रेनोल्ड अपनी गाड़ी से आकर टकराकर घायल हो जाता है। रेनोल्ड क्या तुम ठीक हो? वहीं रुको, मैं एकदम ठीक हूँ, बस छोटा सा स्क्रैच है। और वो ऑथर को अपनी मॉम को वहां से लेके जाने के लिए कहता है। नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके साथ फाइट करूंगा, मेरे अंदर भी पावर है। तो इस पावर का यूज अपनी मॉम को बचाने के लिए करो, क्योंकि तुम्हारी मॉम के पेट में तुम्हारा छोटा भाई या बहन है। और ऑथर का अब रियलाइज होता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब क्यों थी। जाओ बड़े भाई, अब सब तुम पर है। और वो अपनी मॉम को वहां से लेकर भागने लगता है और भागते भागते किंग ऑथर सोचता है मैंने जिंदगी में लाखों जानें ली है, लेकिन ये पहली बार होगा कि मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। और तभी एक बंदा ऊपर से ऑथर और उसकी मॉम के ऊपर कंजूरिंग माना का हमला कर देता है। लेकिन ऑथर अपनी मॉम को बचाते वक्त हमला अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन वो इतने आसानी से उस हमला करने वालों को जाने कहाँ देने वाला था। वो अपने चाकू की स्ट्रिंग उसके पैर में फंसा कर उसे खाई में गिरा देता है और ऑथर गिरते वक्त सोचता है कितनी अजीब फीलिंग है, मैं मरने वाला हूँ, फिर भी मेरे दिल में एक सुकून सा है। शायद मुझे अब समझ आया ये सुकून क्या होता है। ये सुकून होता है अपनी फैमिली के प्रोटेक्ट करने का सुकून। मैं एक बड़ा भाई बनने वाला हूँ, मुझे एक बड़ा भाई बनना था, मुझे एक बड़ा भाई बनना था। और ये बोलकर वो खाई में गिर जाता है। और खाई में गिरने के बाद जब ऑथर की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बड़े से मॉन्स्टर के सामने पाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुले रह जाती है और बिना सोचे समझे मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी एक ही उंगली से ऑथर को पीछे फेंक देता है और वो ऑथर से बोलती है मैं बुरी नहीं हूँ, मेरा नाम सिल्विया है। और ऑथर को खाने के लिए कुछ फल देती है। पर ऑथर उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन सिल्विया कहती है अगर तुम खाओगे नहीं तो मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और ये सुनते ही ऑथर धड़ाधड़ फल खाने लगता है। और सब खाने के बाद ऑथर पूछता है मेरी फैमिली कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ? और सिल्विया कहती है मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपने मैजिक से कहीं भी देख सकती हूँ। और वो ऑथर को बताती है तुम्हारी फैमिली बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उन डाकू को हरा दिया और कुछ दिन पहले ही वो वहां से चले गए। ये सुनकर ऑथर के खुशी के आंसू निकलते हैं कि उसकी फैमिली ठीक है। और ऑथर को वहां कुछ दिन हो जाते हैं। अब ऑथर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, अब वो घर जाना चाहता था, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, उसके लिए ऑथर को स्ट्रांग होना होगा। और ऑथर उसी केव में ट्रेनिंग करने लगता है। और ऑथर सोचता है कि सिल्विया बस देखने में खतरनाक है, कोई भी उसे देखकर डर जाएगा जैसा मैं डर गया था, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। फिर ऑथर अपने माना कोर पर फोकस करने लगता है। सिल्विया ये देखकर शॉक हो जाती है कि इतने से बच्चा माना कोर यूज कर सकता है। और वो ऑथर से बोलती है क्या तुम ये जानते हो? और अपने हाथ में कुछ रासिंगन जैसा तो बनाने लगती है और ऑथर से पूछती है क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? हाँ, आप मंत्र बोलते हुए अपने हाथ में माना फिजिकल फॉर्म में लेकर आ गई। हाँ बिल्कुल सही कहा। और अगर तुम ये सीख जाओ तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। तो क्या तुम ये सीखना चाहते हो? और ऑथर हाँ करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, तुम इस पावर का यूज कैसे करोगे? और ऑथर बोलता है मैं उन सब लोगों को मार दूंगा जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। लेकिन सिल्विया को ये जवाब पसंद नहीं आता और ऑथर को मारकर फिर से दूर कर देती है। मैं एक ऐसे इंसान को कभी स्ट्रांग नहीं बना सकती जो लोगों को मारे। और ऑथर बोलता है लेकिन इसमें गलत क्या है, अपने एनिमीज को मारना तो नेचुरल है ना। और किंग ऑथर याद करता है पिछली लाइफ में मैं सारे एनिमीज को मारकर ही तो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बना था। और सिल्विया ऑथर के सर पर अपनी एक उंगली रखकर बोलती है या तो मैं तुम्हारे सर को प्यार से सहला सकती हूँ या फिर तुम्हारे सर के टुकड़े कर सकती हूँ, तुम चूज करो कि क्या करना है। ऑफ कोर्स पहले वाला ही चूज करना है। हाँ मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ, गुस्सा और बदला इस दुनिया में अशांति लाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे बनो। और फिर वो ऑथर से दोबारा से यही सवाल पूछती है कि अब बताओ तुम इस पावर का यूज कैसे करोगे? और ऑथर अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे मोमेंट्स को याद करता और कहता है मैं इस पावर का यूज अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा।
और सेल्विया को ये जवाब पसंद आता है। फिर हम देखते हैं सेल्विया जैसे ही एक मॉन्स्टर सेल्विया को ढूंढते हुए उसके पास आ रहा होता है। फिर हमें किंग ऑथर की पिछली जिंदगी का एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है किंग ऑथर बस नाम का ही किंग था। सारे फैसले तो काउंसिल लिया करती थी और किंग ऑथर को बस एज अ वेपन यूज किया जाता था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ ऑथर माना कोर को कंट्रोल करना सीख रहा होता है और वो याद करता है पिछली लाइफ में वो बस कोर को कंट्रोल करके बड़े बड़े दुश्मनों को हरा देता था। अब भी उसे बस वैसा ही करना है, उसे बस अपने कोर पर फोकस करना है और थोड़ा फोकस करने के बाद फाइनली वो ऐसा करने में सफल हो जाता है। और सेल्विया ये देखकर बहुत खुश होती है लेकिन ऑथर को हिट करके पत्थरों के बीच में छुपा देती है और ऑथर को बाहर आने के लिए मना करती है। ऑथर पत्थरों के बीच में से देखता है और वो वही दूसरा मॉन्स्टर था जिसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था। मैं सरप्राइज हूँ, तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? तुम्हारी छाती से निकल रहे ब्लड की स्मेल से। और वो सेल्विया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन सेल्विया मना कर देती है और फिर वो सेल्विया पर खतरनाक अटैक कर देता है। ऑथर बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन सेल्विया मना करती है। तुम फिक्र मत करो, तुम वहीं छुपे रहो। और सेल्विया अपनी असली फॉर्म में आ जाती है जो कि एक व्हाइट ड्रैगन की होती है। इस फॉर्म में सेल्विया और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और मॉन्स्टर पर अपनी फुल पावर से अटैक करती है। तुम पागल हो गई हो सेल्विया, अगर तुम इतनी पावर का यूज करोगी तो बच नहीं पाओगी। मुझे कोई गम नहीं, मैंने एक हैप्पी लाइफ जी ली है। और फिर वो मॉन्स्टर काफी सारे अटैक करने लगता है और अब सेल्विया देखती है अब अटैक्स ऑथर की तरफ जाने लगते हैं। सेल्विया अपनी पावर का यूज करके टाइम रोक देती है ऑथर, मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकती। और वो ऑथर के लिए एक पोर्टल खोल देती है लेकिन कम पावर होने की वजह से पोर्टल ऑथर को घर तक नहीं पहुंचा सकता। और सेल्विया कहती है मैं तुम्हें पहले भी भेज सकती थी लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद था और अब देखो तुम मेरी वजह से खतरे में आ गए। और ऑथर इमोशनल होकर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी फैमिली की तरह थी, आपने मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। और सेल्विया कहती है लेकिन तुम्हारी तो एक माँ पहले से ही है। तो आप मेरी ग्रैंड मदर हुई। और ये सुनकर सेल्विया इमोशनल हो जाती है और ऑथर को दोबारा से ग्रैंड मदर बुलाने के लिए कहती है और ऑथर स्माइल के साथ कहता है ग्रैंड मदर। और फिर सेल्विया ऑथर के हाथों में अपने बिल की कोटिंग कर देती है। ये क्या है? तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगा। और फिर वो पोर्टल से ऑथर को भेज देती है। ऑथर सेल्विया की मदद के लिए वापस आने की कोशिश करता है लेकिन पोर्टल बंद हो जाता है। फिर टाइम दोबारा से शुरू हो जाता है और वो मॉन्स्टर सेल्विया के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है जिससे कि सेल्विया नीचे गिर जाती है। और फिर जब मॉन्स्टर सेल्विया के पास आता है सेल्विया अपने पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करती है जिसकी आवाज इतनी तेज होती है कि ऑथर को भी सुनाई देती है। और पोर्टल से जाते वक्त ऑथर को सेल्विया की आवाज आती है ऑथर, उसे याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाया था। हाँ, मैं हमेशा याद रखूंगा। ये दुनिया दर्द से भरी हुई है, तुम्हें इस दुनिया को चेंज करना होगा। लेकिन ग्रैंड मदर, मैं ये अकेला कैसे करूंगा? लेकिन तुम्हें कौन सा ये एक बार में करना है, और वैसे भी तुमने पहले भी दुनिया पर राज किया है, किंग ग्रे। और अपनी पिछली जिंदगी का असली नाम सुनकर ऑथर हैरान हो जाता है। आखिर आप कौन हो? और जब ऑथर की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ऑथर अपने पैरों में माना पावर का यूज करके तेजी से उस आवाज का पीछा करने लगता है और वो देखता है कुछ लोग एक छोटी लड़की को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये तो एक एल्फ गर्ल है, इसकी तो हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी। एल्फ दरअसल एक किंगडम होता है जिसके लोग इंसानों से कुछ अलग होते हैं। एल्फ के लोगों के बारे में हमें आगे पता चलेगा। हाँ तुमने सही कहा, अब जल्दी यहाँ से चलो। ऑथर ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है और ऑथर को रियलाइज होता है कि डाकुओं के लीडर ने क्यों कहा था औरतों और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चोट लगने से उनकी कीमत कम हो जाती। ऑथर उनके ऊपर हमला करने की सोचता है लेकिन तभी उसे सेल्विया की बात याद आती है। गुस्से को काबू में रखो ऑथर। और ऑथर खुद को शांत करता है। फिर वो डाकू उस लड़की को गाड़ी में डालकर वहां से चले जाते हैं। ऑथर उनका पीछा करते करते वहां तक आ जाता है जहां पर वो रात को रुकते हैं। ऑथर उनके जानवरों पर कुछ पत्थर फेंक कर मारता है जिससे कि वो जानवर शोर मचाने लगते हैं और ये डाकू उस जानवर को पीट कर चुप कराने की कोशिश करता है। चुप हो जा पागल जानवर, लगता है तुझे भी अब बेचना पड़ेगा। और ऑथर पीछे से आकर उसके ऊपर अपनी माना पावर का हमला करके उसे खत्म कर देता है और ऑथर उसका चाकू निकालकर दूसरे डाकू पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। फिर पीछे से तीसरा डाकू आवाज लगाते हुए आता है, अरे क्या करने लग गए तुम दोनों, जल्दी आ भी जाओ। और ऑथर उस तीसरे डाकू पर हमला करके उसे घायल कर देता है। बॉस बच कर रहना, यहाँ पर एक मेज है। और ऑथर अब बॉस के सामने आ जाता है और बॉस ऑथर को देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मुझे तो तुम्हारी अच्छी कीमत मिल जाएगी। और बॉस अपनी माना पावर का यूज करके ऑथर पर हमला कर देता है लेकिन ऑथर उसे डॉज कर लेता है। और फिर बॉस ऑथर के पेट में एक किक करता है जिससे कि ऑथर दूर जाकर गिरता है। और फिर वो ऑथर को उल्टा लटका कर बोलता है, हार मान जाओ, तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे। लेकिन ऑथर हार नहीं मानता और उसके पैरों में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। और वो बॉस बोलता है, मैं तुम्हें पहले जिंदा पकड़ना चाहता था लेकिन अब तुम भी मरोगे। लेकिन तभी ऑथर अपने चाकू को उसके सर में घुसाकर उसे मार देता है। और फिर वो उस तीसरे डाकू के पास जाता है जिसे उसने घायल करा था और उसे भी मार देता है। और फिर ऑथर उस लड़की के पास जाकर उसे बचा लेता है। और ऑथर की लाइफ में ये पहली बार था कि ऑथर
किसी अपने ही एज के बच्चे के साथ खड़ा हो। और फिर ऑथर जाकर उनके लाशों को छुपा कर आ जाता है और वो लड़की पूछती है उन किडनैपर्स का क्या हुआ? बदकिस्मती से उन सबका एक्सीडेंट हो गया और वो लोग खाई में गिर गए, लेकिन हाँ अब तुम सेफ हो। और ऑथर वहां से अपना बैग उठाकर जाने लगता है। ओ भाई, अपना ऑथर तो सिग्मा निकला यार। लेकिन तभी वो लड़की ऑथर का हाथ पकड़ लेती है और अपने मन में बोलती है अरे भाई प्लीज छोड़ के मत जा यार, बहुत डर लग रहा है मुझे, फटी पड़ी है मेरी। छोड़ो, जाने दो मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, और वैसे भी वो बुरे लोग हम नहीं आएंगे। और ये लड़की फिर से अपने मन में बोलती है अबे ओ भाई, पागल हो गया क्या? एक अकेली लड़की को रात को जंगल में छोड़कर जा रहा है, कुत्ते। "ओ भाई क्या ड्रामेबाज लड़की है यार। और फिर वो कहती है मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि रात को ये पेड़ बच्चों को खा जाते हैं। और पता नहीं भाई अपना ऑथर भाई कैसे राजी हो गया। और ऑथर से पूछता है कि बताओ तुम किस डायरेक्शन से आई थी। उस वाली डायरेक्शन से। मैं जुगनुओं का पीछा कर रही थी और उन किडनैपर ने मुझे किडनैप कर लिया। और ऑथर सोचता है क्या सच में बच्चे इतने अजीब होते हैं। और ऑथर अपनी पिछली लाइफ का एक सीन याद करता है जिसमें वो एक अकेले कमरे में डिप्रेशन के साथ चुपचाप बैठा हुआ था। और फिर वो उन जानवरों की तरफ देखकर सोचता है कि मुझे इन जानवरों को मार देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही वो लड़की उन जानवरों को खोल देती है। ऑथर को लगता है कि अब वो जानवर उन पर अटैक करेंगे, लेकिन वो चुपचाप चले जाते हैं। फिर इतने में सुबह हो जाती है और वो वहां से निकल जाते हैं। ऑथर उससे उसका नाम पूछता है और वो बताती है तैसिया आरलित। और तुम्हारा नाम क्या है? ऑथर लुईविन। और वो खाने के लिए उसे कुछ देता है जो कि ऑथर ने यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके बनाया होता है। और तैसिया उसे खाकर अजीब सा चारा बनाती है और कहती है मीठा, मुझे मीठा चाहिए। और ऑथर सोच रहा होता है कि टैसिया एक परफेक्ट एग्जांपल है कि बच्चे कैसे होते हैं, मुझे टैसिया से कुछ सीखना चाहिए। और वो नाश्ता पानी करके आगे चल जाते हैं। और ऑथर देखता है कि वो जानवर उसका पीछा कर रहा होता है जिसे टैसिया ने आजाद किया था। और ऑथर सोचता है कि मुझे उस जानवर को वहीं मार देना चाहिए था। और फिर रात को वो टैसिया को टेंट में सुलाकर बाहर पहरेदारी देने के लिए खड़ा हो जाता है ताकि कोई जानवर इनके ऊपर अटैक ना कर दे। और फिर टैसिया बोलती है तुम नहीं सोओगे? तुम सोई नहीं है अभी तक? मेरे ग्रैंडपा ने किसी लड़के के साथ सोने के लिए मना किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बात इग्नोर कर दूंगी। तुम प्लीज अंदर आ जाओ। ओह भाई कहाँ जा रहा भाई, ये क्या हो रहा है इस एनिमे को? नहीं तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। दरअसल गाइस टैसिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वो ऑथर को अपने पास रखना चाहती है, इसलिए ऐसा वो कर रही होती है। और फिर टैसिया बोलती है अगर तुम बाहर नहीं रहोगे तो तुम्हें जानवर नहीं देखेंगे और वो अटैक भी नहीं करेंगे, तो इसलिए तुम अंदर आ जाओ। और काफी ज्यादा कन्विंस करने के बाद ऑथर टेंट के अंदर आ जाता है। और सोते वक्त टैसिया बोलती है मैंने सुना है कि इंसान बहुत ज्यादा ठरकी होते हैं और उनकी बहुत सारी बीबियां भी होती है। अरे नहीं, कहाँ से सुन रही तुमने ऐसी बकवास बात है? ऐसा कुछ नहीं होता, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। और वैसे तुम्हें ठरकी का मतलब भी पता है? नहीं, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता। और टैसिया सो जाती है। और अगली सुबह वो पहाड़ पार कर रहे होते हैं, नदी पार कर रहे होते हैं। और अब ऑथर बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है क्योंकि हर जगह उसे उसकी मदद करनी पड़ रही थी। और फिर कुछ देर बाद ऑथर के सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी लेकर आती है। और टैसिया चली जाती है। मेरे सीने के दर्द रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है और अब ये जल्दी भी आने लगा है। और तभी वो जानवर आ जाता है जिसे टैसिया ने आजाद किया था, लेकिन उसके मुंह में एक शिकार होता है जिसे वो ऑथर के सामने रखकर वहां से चला जाता है। और ये एक तोहफा होता है जो कि उस जानवर ने ऑथर को दिया होता है उसकी मदद करने के बदले में। और रात को वो लोग मीट खा रहे होते हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। तभी टैसिया कहती है देखो मुझे मशरूम मिले हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और ऑथर वो मशरूम खाता है, लेकिन बेचारे को दस्त लग जाते हैं और पूरी रात बस भागते रहता है। और अगली सुबह जब वो निकलते हैं तो टैसिया ऑथर से कहती है हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं, क्या मैं तुम्हें ऑथर की जगह आर्ट कहकर बुला सकती हूँ? मतलब सही है भाई, पहले दस्त लगा दिया अब निकनेम दिया जा रहा है। सही है भाई सही है। और ऑथर कहता है जो हुकुम मेरी प्रिंसेस साहिबा। ये सुनकर टैसिया गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं बस तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई प्रिंसेस नहीं। ये बोलकर वहां से चली जाती है। और ऑथर सोचता है कि मैंने क्या गलत बोल दिया। और फिर कुछ दूर चलते ही टैसिया कुछ देखती है। आट जल्दी इधर आओ। और पेड़ में से एक रोशनी निकल रही होती है और टैसिया ऑथर का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चले जाती है। लेकिन अंदर आते ही कुछ सोल्जर ऑथर को पकड़कर उसे घुटने पर बैठा देते हैं। ऑथर टैसिया से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टैसिया बस अजीब से नजरों से ऑथर को देख रही आती है। ऑथर को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा होता है। और एल्फ के सोल्जर ऑथर को अपनी तलवार से मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी टैसिया उन्हें रोकती है। रुक जाओ, जाने दो आटी को। ये एक इंसान है और ये खतरनाक है। आटी ने मेरी जान बचाई है, ये खतरनाक नहीं है। इसने आपका ब्रेन वॉश कर दिया। और तभी पीछे से आवाज आती है बस करो, जाने दो उस इंसान को। और ये बुढ़ा टैसिया का ग्रैंडफादर होता है और ये ऑथर से बोलता है मैं एनलॉयड का फॉर्मर किंग हूँ, शुक्रिया हमारी प्रिंसेस की जान को बचाने के लिए। और ये सुनकर ऑथर जोर से चिल्लाता है कि ये पागल लड़की प्रिंसेस है। और टैसिया की तरफ देखकर सोचता है कि कौन यकीन करेगा कि भाई ये पागल लड़की प्रिंसेस है। और फिर टैसिया के मॉम डैड आ जाते हैं। टैसिया उनके जाकर गले लग जाती है। आई मिस यू मॉम, आई मिस यू डैड। और टैसिया के मॉम डैड एनलॉर किंगडम के किंग एंड क्वीन भी होते हैं। और टैसिया के फादर ऑथर
ऑथर को देखकर पूछते हैं कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है और ये अभी तक जिंदा क्या है। और तैसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैंने ही इन्हें रुकने के लिए बोला था, इस बच्चे ने हमारी तैसिया की जान बचाई है, इसे यूं ही मार देना ये तो सही नहीं होगा। और तैसिया बोलती है, हाँ आटी ने मेरी जान बचाई है, इसके साथ हमें इतना रूड नहीं होना चाहिए, हमें तो आटी का हमारे महल में स्वागत करना चाहिए। और तैसिया अपने फादर को गुस्से में देखती है और तैसिया के फादर हाँ कर देते हैं। चलो आटी मेरे महल में, वहाँ तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। और ऑथर के जाने के बाद तैसिया के ग्रैंडफादर सोचते हैं, इस बच्चे के अंदर कुछ तो मिस्टीरियस पावर है। और तैसिया ऑथर को अपने महल की तरफ ले जा रही होती है, लेकिन एल्फ के सभी लोग ऑथर को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। लेकिन ऑथर बस तैसिया के उसी रिएक्शन के बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या था। और फिर वो लोग अपने महल पहुंच जाते हैं और तैसिया बोलती है, हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गई। मैं आपको अपनी जान बचाने वाले से मिलवाना चाहती हूँ और सबको इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी है। और फिक्र मत करो, ये बुरा इंसान नहीं है। और तैसिया कहती है, हमें पहले स्नैक्स खाने चाहिए या फिर नहाना चाहिए। लेकिन पीछे से किंग एंड क्वीन आ जाते हैं और ऑथर कहता है, मुझे कुछ बात करनी है। और सभी लोग टेबल पे बैठ जाते हैं, लेकिन ऑथर खड़ा होता है। तैसिया कहती है, अरे तुम खड़े क्यों, आके बैठ जाओ ना। नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन सोल्जर ऑथर को पकड़कर टेबल पे बैठा देते हैं और उसके सामने चाय नाश्ता भी रख देते हैं। और फिर सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। और तैसिया के फादर कहते हैं, मैं तैसिया का फादर हूँ, मेरा नाम है एल्डोन एरेलीथ और करंट एलनोर का किंग भी हूँ। और यह है मेरी वाइफ मैरिलीन एरेलीथ और ये एलनोर की क्वीन है। मैं तैसिया का ग्रैंडफादर हूँ, मेरा नाम वेरियन एरेलीथ है और मैं एलनोर का फॉर्मर किंग हूँ। और अब ऑथर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टेबल से उतरकर बड़ी तहजीब से घुटनों पर बैठ जाता है। मेरा नाम ऑथर लेविन है, मैं स्पाइन किंगडम के गरीब परिवार में पैदा हुआ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रॉयल फैमिली को देख पाया। और एल्डोन कहते हैं, संस्कार उम्र से बड़े हैं तुम्हारे, तो बताओ क्या हुआ था। और ऑथर बताता है, मेरी फैमिली पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने टैसिया के चीखने की आवाज सुनी और फिर मैंने देखा कुछ लोग टैसिया को किडनैप करके लेके जा रहे थे। ये सुनकर टैसिया के फादर एल्डोन को गुस्सा आ जाता है। वो स्लेव ट्रेडर्स जरूर इंसान ही होंगे, वो लोग बहुत ज्यादा नीच होते हैं। लेकिन इंसानों के बारे में ऑथर से ऐसा सुना नहीं गया। और ऑथर बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन वो उनका प्रोफेशन है, वो एल्फ तो क्या इंसानों को भी नहीं छोड़ते। और टैसिया के ग्रैंडफादर पूछते हैं, तो तुमने टैसिया को किडनैप होते हुए देखा तो तुमने क्या करा, उनसे कोई सौदा किया या उनके सामने टैसिया को छोड़ने की भीख मांगी? मैं एक बच्चा जरूर हूँ लेकिन मैं एक मेज भी हूँ, मैंने उन सबको मार दिया। और तभी ये सैनिक अपनी तलवार निकाल कर बोलता है, अरे सर जी, ये बचकांडा पक्का झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हारा हाथ दोबारा तुम्हारी तलवार पर गया तो तुम्हारा कुछ ऐसा काट दूंगा कि तुम बाप नहीं बन पाओगे। और ये सुनकर वो सोल्जर चुप हो जाता है। और किंग ऑल्डन कहते हैं, मुझे तुम पर यकीन है। थैंक यू, बट क्या आप मुझे मेरे घर वापस भेज सकते हैं? और किंग कहता है, हाँ ये पॉसिबल है। स्पाइन किंगडम का पोर्टल 7 साल में एक बार खुलता है और अभी वो 2 साल पहले ही ओपन हुआ था और उसमें 5 साल और लगेंगे। लेकिन मैं अपने सोल्जर से बोलकर तुम्हें घर पहुंचाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और ऑथर उनका शुक्रिया अदा करता है। और फिर नहाते वक्त ऑथर के सीने में दोबारा से दर्द होता है। ऑथर हवा खाने के लिए बाहर आता है और टैसिया को अपने पेरेंट्स के साथ देखता है और ऑथर को भी अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। तभी टैसिया पीछे से आती है। हे आटी, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या इतने टाइम बाद भी मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर खुश होंगे? और टैसिया उसके गाल पकड़कर कहती है, अरे पागल, तुम चाहे कितने भी वक्त बाद जाओ, वो हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे। यार कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। तो गाइस, जो चाहता है कि टैसिया और ऑथर की आपस में सेटिंग हो जाए वो कमेंट में जरूर बताना यार। और फिर वही चमकने वाले जुगनू आ जाते हैं, लेकिन टैसिया बताती है ये चमकने वाले कोई जुगनू नहीं, ये फ्लावर्स है। तभी टैसिया के ऊपर कोई अटैक करता है, लेकिन ऑथर उसे डॉज करके अटैक बैक करता है। और ऑथर देखता है ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, टैसिया के ग्रैंडफादर वीरियन है। आप अपनी ही पोती की जान क्यों लेना चाहते हैं? इन फ्लावर्स से भला कौन मरेगा? और ऑथर अपने हाथों में देखता है, वो वही फ्लावर्स होते हैं जिससे टैसिया खेल रही होती है। तुम सच में स्ट्रांग हो बेटे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, उन ट्रेडर्स को तुम्ही ने मारा है। और वो फिर अपने मैजिक से ऑथर को तलवार बनाकर देते हैं और फाइट करने के लिए कहते हैं। ऑथर इसके लिए रेडी हो जाता है। ऑथर उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वीरियर उसे डॉज कर लेते हैं। ऑथर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन वीरियर सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। ये तो सच में बहुत फास्ट है। और फिर ऑथर एक और अटैक करता है, लेकिन इस बार वीरियन ऑथर के स्वॉर्ड तोड़ देते हैं और एक टुकड़ा तेजी से टैसिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन ऑथर अपनी बची हुई स्वॉर्ड का टुकड़ा फेंक कर टैसिया को बचा लेता है। और फिर दोनों अपनी माना पावर का यूज करते हैं और वीरियन अपनी माना पावर का यूज करके ऑथर को दूर फेंक देता है। लेकिन ऑथर को जैसे ही मौका मिलता है वो वीरियन के सर पे हिट करके जीत जाता है। ओ तुम तो जीत गए, चलो एक और फाइट खेलते हैं। लेकिन टैसिया उसके पिछवाड़े पर चिमटी काटकर ऑथर को परेशान ना करने के लिए बोलती है। और वीरियन ऑथर को स्टूडेंट बनाने के लिए पूछता है, लेकिन ऑथर कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से बिना पूछे ये काम नहीं कर सकता। और तभी ऑथर के सीने में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और ऑथर जमीन पे बैठ जाता है। और वीरियन कहता है, मैं जानता हूँ ये एक बीस्ट की विल है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बनोगे तो ये तुम्हारी जान ले लेगी। फिर हम देखते हैं ऑथर के अंदर से एक मॉन्स्टर
की स्पिरिट निकलती है। क्या क्या यही मेरे दर्द की वजह है? और फिर ऑथर को तैसिया की आवाज सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग ऑटी, उठ जाओ, ग्रैंडफादर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और ऑथर फिर अपने कपड़े चेंज करने लगता है और तैसिया उससे पूछती है, क्या तुम रुक रहे हो? मुझे अब इस बारे में नहीं पता। जब तक वो कुछ नहीं बोलते प्रिंसेस, और प्रिंसेस सुन के तैसिया गुस्सा हो जाती है और ऑथर की पीठ पर एक जोर से चिमटी काट लेती है। मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, मुझे तैसी बुलाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और फिर वीरियन उनको ले जाने के लिए अपने रथ पर बैठते हैं, लेकिन तैसिया के फादर कहते हैं किसी इंसान को यहाँ रोकना कानून के खिलाफ है। लेकिन वीरियन कहते हैं मुझे वो बच्चा पसंद है, बस बात खत्म। और किंग एल्डोन कुछ नहीं कह पाते और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ऑथर पूछता है, हम कब तक आपके मिस्टीरियस फ्रेंड के घर पहुंचेंगे ग्रैंडपा? ग्रैंडपा, ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे ग्रैंडपा बुला सकते हो। और फिर तैसिया ऑथर के कंधे पर सर रखकर सोने लगती है। तैसिया बहुत अकेलेपन में बड़ी हुई है। प्रिंसेस होने की वजह से बच्चे इसके ज्यादा क्लोज नहीं आते। और ऑथर को अब समझ आता है कि तैसिया को गुस्सा क्यों आ जाता है जब भी ऑथर उसे प्रिंसेस बुलाता है। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होती है वो खुलकर स्माइल करती है। ऐसे स्माइल करते हुए मैंने उसे किसी के साथ नहीं देखा। इसके लिए तुम्हारा थैंक यू ऑथर। और ये सुनकर ऑथर को एक अजीब सा शौक लगता है और फिर वो वीरियन के उस मिस्टीरियस फ्रेंड के घर पहुंच जाता है। वीरियन उसके डोर पर किक करता है और अंदर से एक वीरियन की उम्र की बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए आती है, अरे किस भड़वे को मौत आई है, ये कौन मुझे सुबह सुबह परेशान करने आ गया? और वीरियन कहता है, ये एक मेरी पुरानी दोस्त है रीनिया डेकरसन, और ये एक स्पेशल प्रकार की मेज भी है। और ऑथर सोचता है एक स्पेशल प्रकार की मेज, बिल्कुल मेरी मॉम जैसी। और वीरियन ऑथर से कहता है, ये तुम्हारी विश पूरी करेगी। रीनिया उन सबको अंदर बुलाती है जहाँ बहुत सारी बुक्स होती है और ऑथर उसे बताता है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, क्या आप करवा सकती है? बेटा, मैं फ्यूचर और पास्ट भी बता सकती हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर जानना है? ऑथर मना करता है, नहीं बस आप मेरे पेरेंट्स से बात करवा दीजिए। और रीनिया अपने स्पेशल मैजिक से एक पानी के बॉल में ऑथर को उसके पेरेंट्स दिखाती है। ऑथर के जाने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और बहुत रोते हैं। रेनोल्ड ऑथर के गम में एक शराबी बन जाता है, लेकिन रेनोल्ड के फ्रेंड्स उसे मार मार कर ठीक कर देते हैं और सब लोग ऑथर के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। फिर रेनोल्ड को एक जॉब मिलती है और जल्दी ही वो एक घर खरीद लेता है। एलिस भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उस दिन को याद कर रहे होते हैं। काश मैंने उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं दी होती, तो आज वो हमारे साथ होता। लेकिन तभी उन्हें ऑथर की आवाज आती है, मम्मा पापा, ये मैं हूँ आपका ऑथर, मैं ठीक हूँ और मैं एल्फ्स के किंगडम में हूँ। मैं आपसे एक स्पेशल मैजिक के थ्रू बात कर पा रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी बॉडी में एक प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन मैं इसे ठीक करवाने के बाद जल्दी वापस आ जाऊँगा और पता नहीं मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट कर पाऊँगा, लेकिन फिक्र मत करना, मैं यहाँ ठीक हूँ। और मम्मा पापा, आई लव यू सो मच। रेनोल्ड और एलिस ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनको ऑथर ठीक है। और ये बोलते बोलते ऑथर रोने लग जाता है और वीरियन को खुद का स्टूडेंट बनाने के लिए पूछता है। और फिर वीरियन किंग एल्डोन को बताता है, मैंने ऑथर को अपना स्टूडेंट बना लिया, मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगा और ऑथर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर किंग एंड क्वीन ऑथर से माफी मांगते हैं जो भी उन्होंने किया। और फिर ऑथर तैसिया के साथ बाहर घूमने आ जाता है, लेकिन ऑथर एक एल्फ से टकरा जाता है और वो एल्फ ऑथर को भला बुरा बोलने लगता है, अरे मैं एक इंसान से टकरा गया, मुझ में तो जम्स लग गए, बंदर से अपने देश में लौट जा। और वो ऑथर को एक फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है और ऑथर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो ऑथर के ऊपर अटैक करने आता है, ऑथर उसे अपने एक पंच से हरा देता है, बिल्कुल वन पंच मैन की तरह, और उस बचकांडे की भरे बाजार में बेइज्जती हो जाती है। और फिर तैसिया और ऑथर अपना डे एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। वो स्ट्रीट फूड पर खाना खाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, नाश्ते गाते हैं और मजे करते हैं। और ट्रेनिंग करवाने से पहले वीरियन ऑथर से कहता है, तुम्हें जलाया जाएगा, दर्द पहुंचाया जाएगा, लेकिन तुम जितना सहन करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। अगर तुम मर भी गए तो तुम गम मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस बीस्ट की पावर पर कंट्रोल नहीं करा तो तुम वैसे भी मर जाओगे। और फिर उसके बाद हमें 3 साल का टाइम स्केप दिखाया जाता है। अब ऑथर और तैसिया दोनों ही बड़े हो जाते हैं और तैसिया ऑथर को खाने के लिए एक बर्गर देती है। ये लो आंटी, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वाओ टेस्टी। सच बताना, क्या ये सच में तुमने बनाया है? हाँ तो क्या हुआ, ये मैंने नहीं बनाया, तो इसे गर्म तो मैंने ही कराया ना। और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वीरियन देखता है कि उन्हें प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया और उन्हें स्वॉर्ड दे देता है फाइट करने के लिए। और वीरियन देखता है वो दोनों अब बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं और उन्हें आगे की ट्रेनिंग देने के लिए सोचता है। और वीरियन उन्हें बताता है, मैजिक सीखने का सबसे पहला स्टेप है अपने माना कोर को स्टेबल करना। अगर तुम उसे स्टैब्लिश कर लोगे तो तुम 4 एलिमेंट्स में से एक पर
मास्टरी हासिल कर सकोगे। और वो 4 एलिमेंट्स है, विंड, वाटर, फायर एंड अर्थ। तुम कौन सा एलिमेंट मास्टर करोगे ये तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। हम एल्फ ज्यादातर विंड को मास्टर करते हैं, लेकिन हम में से कुछ अर्थ एंड वाटर को भी मास्टर कर सकते हैं। और दारव किंगडम्स के लोग अर्थ एंड फायर में मास्टर होते हैं, लेकिन ह्यूमंस चारों एलिमेंट्स को मास्टर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान केवल एक ही एलिमेंट को मास्टर करने के काबिल हो पाते हैं। लेकिन तैसिया अपना हाथ उठाकर पूछती है, जब हम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे तब आपने ऑथर को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? और वीरेन बताता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑथर वीक है। ये सुन के ऑथर को शौक लगता है। फिर वीरेन बताता है, ऑथर के अंदर जो बीस्ट की विल है वो उसकी बॉडी और उसके माना कोर के बीच में बैलेंस नहीं बनने देती, जिस वजह से ऑथर को बहुत ज्यादा पेन होता है। और वीरेन बताता है, अगर हम तुम्हारी बीस्ट की विल को अवेकन कर दे तो तुम्हें तुम्हारे दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन अगर तुम उस दर्द को सहन कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारे दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। ये तुम्हें बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, तुम्हारी छाती जलेगी, लेकिन तुम्हें इसे दर्द को सहन करना होगा। और वीरेन उस बीस्ट की विल को अवेकन करने के लिए अपनी विल को ऑथर की बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए कहता है। लेकिन तैसिया ये देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। ग्रैंडपा, क्या ये सेफ तो है ना? हाँ, इसमें दर्द बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है। और फिर वीरेन अपनी विल को ऑथर की बॉडी के अंदर डाल देता है, और इससे ऑथर को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है कि इसकी आवाज में नहीं निकल पाती। और फिर वो बीस्ट की विल बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होकर एक धमाका कर देती है, जिससे वीरेन और तैसिया दूर जाकर गिरते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि अभी क्या हुआ। तैसिया घबराकर ऑथर को देखने के लिए जाती है, लेकिन ऑथर बेहोश हो जाता है। और फिर जब ऑथर की आंखें खुलती है तो वो बेड पर लेटा होता है और वीरेन उसके पास बैठा होता है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ ग्रैंडपा, मैं अब ठीक हूँ। और वीरेन पूछता है कि तुम्हारे अंदर ये बीस्ट की विल कहाँ से आई? और ऑथर बताता है ये एक ड्रैगन की विल है। और ये सुनकर वीरेन हक्का बक्का हो जाता है और किसी को इस बारे में ना बताने के लिए कहता है। और फिर वीरेन उसे एक शॉक देने वाली न्यूज बताता है। तुम 4 महीने बाद यहाँ से चले जाओगे। 4 महीने बाद? लेकिन मेरे तो अभी 2 साल बाकी है ना। और वीरेन बताता है जो कल्चरल एक्सचेंज तीनों किंगडम्स के बीच में होता है वो होने जा रहा है, इसलिए एक्सोर सिटी का पोर्टल जल्दी ही खोला जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना, तुम अपनी फैमिली से अब जल्दी मिल पाओगे। लेकिन ये सुनकर ऑथर उदास हो जाता है क्योंकि उसका इस सिटी के साथ लगाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और वीरेन उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि कल से उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। क्या टेसिया को इसके बारे में पता है? उसके पेरेंट्स ने उसे इस बारे में बता दिया होगा। और फिर रात के समय ऑथर का वो क्रिस्टल चमकने लग जाता है जिसे सिल्विया ने उसे दिया था, और ऑथर ने इतने सालों से उसे संभाल कर रखा था। अब उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है। ऑथर पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन उसकी मासूम हरकतें देखकर उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन ऑथर के हाथों में काट लेता है और एक मैजिकल निशान उसके हाथों में छोड़ देता है। ऑथर समझ नहीं पा रहा होता है कि अभी क्या हुआ, और उसे पापा पापा की आवाज सुनाई देने लग जाती है। और ऑथर नोटिस करता है कि ये आवाज उसी ड्रैगन की होती है। और ऑथर को अब रियलाइज होता है कि ये मार्क एक टेलीपैथी की तरह काम कर रहा होता है। और ऑथर अपने मन से ही उस ड्रैगन से बातें करने लगता है। और ऑथर उस बेबी ड्रैगन का नाम अपनी ग्रैंड मदर के नाम पर सिल्विया रखता है। वाओ, मैं पापा बन गया, वो भी 8 साल की उम्र में। और अजीब बात यह है कि मेरा एक बच्चा है, वो भी ड्रैगन। और ऑथर ये सब बातें सोचते सोचते सो जाता है। और फिर तैसिया डेली की तरह ऑथर को उठाने के लिए आती है, लेकिन जैसे वो उस बेबी ड्रैगन को देखती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उस बेबी ड्रैगन को अपनी गोद में लेकर खेलने लगती है। वाओ, कितना ज्यादा क्यूट है ये। लेकिन बेबी ड्रैगन तैसिया से बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। और फिर जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं तो तैसिया अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि ऑथर के पास एक न्यू पेट है। और जब वीरेन उसे देखता है तो वीरेन को हार्ट अटैक आने लगता है। मेरा दिल। और वीरेन कहता है ये तभी निकला होगा जब तुमने ड्रैगन के विल को पूरी तरह से यूज करा, और शायद उस विल की गर्मी से ये अंडा हैज हो गया होगा। लेकिन कोई नहीं, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये एक ड्रैगन है। तुम्हें बस लोगों को बताना है कि ये एक रेयर माना बीस्ट है। लेकिन अब तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अपने बीस्ट कोर और माना कोर दोनों को ट्रेन करना होगा, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है फाइट करना। और फिर वीरेन अपने बीस्ट पावर को अनलॉक कर देता है और वीरेन एक भयानक से ब्लैक ऑरे में तब्दील हो जाता है। ऑथर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वीरेन का उस पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं था। वीरेन उसके कंधे पर आकर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही ऑथर पीछे पलटता है वो तुरंत गायब हो जाता है और उसके खाली पैरों के निशान बचते हैं। और वीरेन की ये पावर देखकर ऑथर खुद ब खुद सरेंडर कर देता है। मैं हार मानता हूँ, अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तो आपको ही मुझे घर ले जाना पड़ेगा। और वीरेन ये सुनकर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। आप सच में बहुत ज्यादा फास्ट थे, मैं आपको देख ही नहीं पाया। ये शैडो पैंथर की विल है, ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट होती है और इससे तुम कोई आवाज करे बिना ही दुश्मन पर अटैक कर सकते हो। लेकिन इस पावर का
डिसएडवांटेज बस यही है कि इसमें बहुत ज्यादा माना पावर लगती है और जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। और फिर वीरियन ऑथर को उसकी स्वॉर्ड देकर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और फिर कुछ टाइम गुजर जाता है प्रैक्टिस करते करते और वो अब काफी हद तक अपनी बीस्ट पावर को भी कंट्रोल करना सीख गया था और अब उसके चेस्ट का पेन भी बहुत ज्यादा कम हो गया था। अब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वीरियन की शैडो पैंथर फॉर्म से फाइट कर सके। और फिर वो बाजार में घूमने जाता है तैसिया के साथ, जहाँ पर उससे वही बंदा टकरा जाता है जो पहले भी उससे टकराया था। अरे यार, मैं दोबारा से ह्यूमन से टकरा गया, मेरे अंदर दोबारा से जम्प्स लग गए, तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? दोबारा? लेकिन हम पहले कब टकराए? और ये सुनकर इस बंदे की फीलिंग हट हो जाती है कि ऑथर इसे जानता भी नहीं। अबे साले इंसान से तो मुझे नहीं जानता, रुक जा बताता हूँ तेरे को अभी, आजा फाइट कर ले मेरे से। लेकिन ऑथर उसे दोबारा से हरा देता है। लेकिन अपना ऑथर होता है एकदम भला मानुस और उससे दोस्ती करने के लिए बोलता है, क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? और वो बंदा भी ये बात सुनकर ऑथर से दोस्ती कर लेता है। तुम पहले से ये ऑथर से दोस्ती करना चाहते थे ना, सच बताओ। और तैसिया उसे बताती है कि इसका नाम फे है और ऑथर फे से पूछता है, क्या तुम भी उस एक्सचेंज में जा रहे हो जहाँ पर 3 किंगडम्स मिलने वाले हैं? और फे उसे बताता है कि हाँ, हर शाही परिवार का वहाँ पर जाना जरूरी है। और ऑथर तैसिया से पूछते हैं, तैसिया फिर तो तुम भी जाओगी ना वहाँ पर? और ये सुनकर तैसिया उदास हो जाती है। लेकिन फे इस सैड सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, प्रिंसेस वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी प्रिंसेस दोबारा से खो जाए। लेकिन ये बात तैसिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और ये सिचुएशन फे पर ही भारी पड़ जाती है। तैसिया उसे घुसड़ मारकर उड़ा देती है। लेकिन एक प्रिंसेस को ऐसा करते देख सब लोग शॉक हो जाते हैं और ऑथर तैसिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। और ऑथर बताता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें लोगों को घुसड़ मारना शोभा नहीं देता। और ऑथर याद करता है कि वो भी पिछली लाइफ में किंग था और लोगों को बेवजह ही मारा करता था। लेकिन तैसिया कहती है, तुम यहाँ से जा रहे हो और अब तुम मुझे डांट भी रहे हो। और रोते रोते वहां से चले जाती है। और फिर रात को तैसिया अपने कमरे में रो रही होती है, लेकिन ऑथर उसे मनाने के लिए उसके फेवरेट वाले जुगनू उसके पास भेजता है और उसे बाहर घुमाने के लिए कहता है और तैसिया मान जाती है। और फिर वो वहीं जाते हैं जहाँ पर वो सबसे पहली बार मिले थे। और तैसिया को एक पेड़ घोस्ट की तरह लगता है और वो चिल्ला देती है, तुम अभी भी भूतों से डरती हो ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं डरती। और फिर तैसिया उसे ह्यूमन किंगडम के बारे में पूछती है। नहीं, मैं भी वहाँ पर ज्यादा नहीं घूमा, मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ऑथर, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? तैसिया, मैं भी रुकना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और ऑथर देखता है कि तैसिया ये बातें सुनते सुनते ही सो गई। और फिर ऑथर अगली सुबह रेडी हो रहा होता है घर जाने के लिए और वीरेन उसे कैंपस देता है ताकि ऑथर रास्ता ना भूल जाए। और उस कैंपस के ऊपर एलनोर किंगडम की सील भी होती है ताकि अगर वो दोबारा से एलनोर किंगडम में आना चाहे तो उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन ऑथर देखता है कि सब लोग यहाँ पर है लेकिन तैसिया यहाँ पर नहीं है। ग्रैंडपा, तैसिया कहाँ पर है? लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता और ऑथर वहां से जाने के लिए निकल जाता है। वो पोर्टल खुल जाता है लेकिन तभी ऑथर को पीछे से आवाज आती है और ये आवाज तैसिया की होती है। ऑथर देखता है कि तैसिया उसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है और गिर जाती है। ऑथर उसके पास जाता है और हाथ पकड़कर उसे उठाता है। ऑथर, सही से खाना खाना और रात को बाहर मत घूमना। लेकिन ऑथर उसे उठाकर गले लगा लेता है। तैसिया, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी। और ये सुनकर तैसिया भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। आंटी, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। और फिर ऑथर वहां से चले जाता है। और फिर ऑथर अपने घर आकर अपने मॉम डैड के सामने खड़ा होता है। ऑथर, क्या ये तुम हो? हाँ। और ऑथर के मॉम डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसको गले लगाकर रोने लगते हैं। लेकिन ऑथर की छोटी बहन कहती है, मॉम डैड प्लीज रोइए मत। और ऑथर अपनी छोटी बहन को देखता है जिसे बचाते वक्त ही ऑथर अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। और फिर ऑथर घुटने पर बैठकर अपनी छोटी बहन से मिलता है। हेलो, कैसी हो तुम? मेरा नाम है ऑथर लिविन। और ऑथर की मॉम ऑथर की छोटी बहन को बताती है, बेटा ये तुम्हारे बड़े भैया है। बड़े भैया? और फिर वो ऑथर को घर में लेकर जाकर ऑथर की तबीयत के बारे में पूछने लगता है। लेकिन ऑथर की छोटी बहन जिसका नाम एलेनर होता है उसको जेलसी हो रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स का सारा अटेंशन ऑथर पर ही रहता है। और फिर वो उसके पास आती है और फिर ऑथर के पेरेंट्स इन 3 सालों में ऑथर के साथ क्या क्या हुआ ये सारी की सारी बातें पूछने लगते हैं। और ऑथर बताता है, जब मैं आप लोगों से बिछड़ गया था तो मेरी आंखें एक जंगल में खुली, वहां मैंने एक एल्फ गर्ल को देखा और वो मुझे अपने साथ एलनोर किंगडम में लेकर गई। और फिर मैं इतने सालों से वहीं था जब तक कि एक्सोर्स सिटी का पोर्टल नहीं खुला। और फिर ऑथर के पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम बीमार क्यों हो गए थे? और ऑथर जवाब देता है, मैं बस ऐसे थोड़ा सा बीमार हो गया था क्योंकि मैंने अपने माना कोर को जल्दी ही एक्टिव कर लिया था और मैं उसे स्टेबल नहीं कर पाया, इसलिए मैं बस थोड़ा सा बीमार हो गया था। ऑथर उन्हें सारी बातें बता देता है लेकिन सैल्विया वाली बात नहीं बताता। और फिर वो ऑथर से उसके पेट के बारे में पूछते हैं और ऑथर बताता है, मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि इसके पेरेंट्स मर रहे हैं और मैं इसे अपने साथ ले आया। अब ये मेरे साथ ही रहता है और मैं ही इसका ख्याल रखता हूँ और मैंने इसका नाम सैल्विया रखा है। लेकिन ऑथर उन्हें ये नहीं बताता कि ये एक ड्रैगन है। वो उनसे कहता है कि ये बस एक रेयर माना बीस्ट है जो कि मेरे साथ रहता है। छोड़ो जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी है कि तुम ठीक हो। वैसे ऑथर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा माना कोर किस स्टेज पर पहुंचा? क्या रेनोल्ड, तुम भी? ऑथर अभी अभी घर पर आया और तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? लेकिन ऑथर अपने डैड से पूछता है कि डैड आप यहाँ पर क्या करते हैं? और ऑथर के डैड बड़े गर्व से बताते हैं, मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑक्शन हाउस में एक सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल चुकी है। वाओ, ये तो सुनने में काफी औसम लग रहा है। वैसे आपका माना कोर कौन से स्टेज पर पहुंचा? और रेनोल्ड बताता है उसका माना कोर डीप ऑरेंज स्टेज
स्टेज पर है। दरअसल माना के कई सारे कलर्स होते हैं जो कि ब्लैक से शुरू होते हैं, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड उसके बाद व्हाइट। और इन सब कलर्स के 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि लाइट, स्टैंडर्ड एंड हार्ड। और फिर रेनोल्ड ऑथर से उसके माने स्टेज के बारे में पूछता है और ऑथर बताता है उसका है लाइट रेड कलर। और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऑथर रेनोल्ड से बस एक स्टेप ही पीछे था। और रेनोल्ड ये सुनकर नाचने लगता है, अरे वाह बेटे, तू तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया, अब आएगा ना तो उससे फाइट करने में मजा। और तभी वहाँ एक बंदा आता है, रेनोल्ड मैंने क्या सुना कि तुम्हारा लड़का घर पर आ गया। और रेनोल्ड ऑथर को उसके बारे में बताता है, इनका नाम है विंसेंट हेस्टिलिया और ये एक ऑक्शन हाउस के मालिक है जिसमें मैं काम करता हूँ और ये मेरे बॉस है। और फिर ऑथर उनके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम ऑथर है, आपसे मिलकर बहुत खुशी, मिस्टर एंड मिसेस हेस्टिलिया। वाह, तुम्हारे मैनर्स को देखकर लगता नहीं कि तुम रेनोल्ड के बेटे हो। हाँ, ये थोड़ा मानना मुश्किल है लेकिन मैं सच में उन्हीं का बेटा हूँ। ऑथर, इससे मिलो, ये है लिलिया, आई होप तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। और फिर रेनोल्ड अपने बॉस को बताता है, बॉस मैं अभी रेनोल्ड के साथ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप भी वो प्रैक्टिस देखना चाहेंगे। और ये सुनकर बॉस शॉक हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा रेनोल्ड के साथ कैसे प्रैक्टिस करेगा। और फिर वो दोनों प्रैक्टिस करने के लिए अपने ग्राउंड में आ जाते हैं। लेकिन बॉस क्या आता है, इस बच्चे का माना कोर का स्टेज लाइट रेड कलर का है, ये काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये बचपन से ही काफी जल्दी सीखता है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ सीख लेगा इतना तो मुझे भी नहीं पता था। और बॉस बताता है, एग्जॉर्स एकेडमी के बच्चों को भी इस स्टेज पर आने में कम से कम 12-13 साल की उम्र लग जाती है, लेकिन इसने 8 साल की उम्र में ये सब कुछ कर लिया, ये सच में हैरान करने वाली बात है। और फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ऑथर रेनोल्ड पे काफी सारे अटैक कर रहा होता है लेकिन रेनोल्ड बस डॉज कर रहा होता है उन सारे अटैक्स को। वाह, तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, लेकिन मुझे माफ करना, अब मैं थोड़ा सीरियस होने जा रहा हूँ। और रेनोल्ड फोकस करके अपने हाथों की मानों को फायर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ऑथर के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी क्योंकि ऑथर को बचपन से ये बात पता थी कि उसके पापा एक एग्यूनेटर है जो कि एग्यूमेंटिक माना को यूज करते हैं, लेकिन वो कंजूरिंग माना का यूज कर पा रहे हैं। ये देखकर ऑथर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर रेनोल्ड अपनी पूरी ही बॉडी को फायर से कवर कर लेता है और अब दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऑथर को डॉज करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही होती है। और ऑथर सोचता है कि पिछली लाइफ में उसके पास एक पावर थी जिसे वो की कहता था और उसका यूज करके वो अपनी रियल पावर को अनलिश कर सकता था। और फिर वो रेनोल्ड पर काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन रेनोल्ड पर उन अटैक का कोई फायदा नहीं हो रहा होता है और रेनोल्ड सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और सब लोग ये देख रहे होते हैं। अब ऑथर भी सीरियस हो जाता है और अपने हाथों में माना पावर ले आता है और उसके हाथों में से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। और फिर वो रेनोल्ड से फाइट करने जाता है और दोनों की टकरार होती है जिससे एक बड़ी सी शॉक वेव निकलती है जिससे वो दोनों दूर चले जाते हैं। और फिर रेनोल्ड अग्रेसिव होकर ऑथर पर अटैक करता है और वो ऑथर को पीछे ढकेल देता है। और ऑथर याद करता है कि जब वो वीरेन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने अपने फायर एलिमेंट को मास्टर करा था और ऑथर की इस प्रोग्रेस को देखकर वो उसे आगे की ट्रेनिंग भी देता है। और फिर ऑथर अपने हाथों में वही सुनहरा माना ले आता है, लेकिन इस बार वो उस माना को लाइटनिंग में कन्वर्ट कर देता है और वो लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके आसपास की घास में आग लग जाती है। और ये देखकर रेनोल्ड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर से वो अपने मैजिक का यूज करके वाटर को मैनिपुलेट करके रेनोल्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन रेनोल्ड उसको जैसे तैसे डॉज कर देता है और वो अटैक रेनोल्ड को लगता उससे पहले ही ऑथर इस मैजिक को बंद कर देता है। और ऑथर की ये पावर देखकर रेनोल्ड ऑथर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वहां बैठे सब लोग भी ऑथर की तारीफ करने लगते हैं। और फिर उसके कुछ देर बाद वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं कि ऑथर तो सच में एक जीनियस है। और रेनोल्ड बताता है, हाँ ये तो मुझे पहले से ही पता था, जब उसने 3 साल की उम्र में अपना माना अवेकन करके हमारे घर को ही ब्लास्ट कर दिया। और विल्सन उन्हें बताता है, तुम ऑथर को एक्साइरस एकेडमी क्यों नहीं भेजते। और वो बताते हैं, एक्साइरस एकेडमी इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मैजिक एकेडमी है, अगर तुम ऑथर को वहां भेजोगे तो फिक्र मत करो, ऑथर का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। लेकिन एलिस थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि ऑथर को वहां पर एडमिशन मिलेगा या नहीं। लेकिन विल्सन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, वहां के डायरेक्टर को मैं अच्छे से जानता हूँ, ऑथर को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ऑथर कहता है, अगर ये बात मुझसे जुड़ी है तो इसमें मेरी भी राय होनी चाहिए ना, मैं अभी अभी अपनी फैमिली से मिला हूँ और मैं इतनी जल्दी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता। और विल्सन ऑथर की इस फीलिंग को समझ जाता है और ऑथर थक जाता है और वो घूमने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन लिलिया उसके पीछे पीछे आ जाती है क्योंकि लिलिया ऑथर की दीवानी हो गई होती है उसकी पावर देखकर। अरे अगर तुम ऐसे ही घूमते रहोगे तो तुम यहाँ खो जाओगे, चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाती हूँ। और वो फिरोजा हाउस के बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा खाना बनता है और लिलिया वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगती है। मिस लिलिया हमेशा यहाँ पर आ जाते हैं जब वो स्ट्रेस में होती है। स्ट्रेस में मतलब क्या है आपका? लिलिया के पेरेंट्स चाहते हैं वो एक मेज बने और मिस लिलिया भी एक अच्छी मेज बनना चाहती है, लेकिन किसी रीजन से ऐसा नहीं हो पा रहा और इसीलिए मिस लिलिया काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। और फिर अगली सुबह ऑथर बहुत एक्साइटमेंट में नीचे आता है क्योंकि ऑथर से मिलने के लिए उसके कुछ पुराने दोस्त आए हुए थे और ये सब ऑथर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये मोहतरमा दोबारा से ऑथर को एक पप्पी दे देती है
ऑथर के मजे हैं यार। एंजेला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। और एंजेला उसे छोड़ देती है। डार्डन तुम पहले से कितने ज्यादा बड़े लग रहे हो। हाँ छोटू उस्ताद, तू भी पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और फिर जैस्मीन उसके पास आती है और उसे गले लगाकर बोलती है कि मुझे माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ही तुम हम सबसे अलग हो गए थे। और ऑथर उसे समझाता है कि जैस्मीन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ। और फिर अगले सीन में ऑथर अपनी माना बीस्ट पावर का यूज करके टाइम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा बहुत कम सेकंड के लिए ही कर पाता है। हाय बहुत मुश्किल है ये तो, मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना पड़ेगा वरना मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। और उतने में सिल्विया आकर उससे कडल करने लग जाती है। ऑथर सिल्विया को प्यार करने के लिए सिल्विया के पास जाता है, लेकिन ऑथर स्मेल करता है कि सिल्विया के अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। और फिर ऑथर सिल्विया की रगड़ रगड़ के सफाई करने लगता है और फिर उसकी फैमिली आती है और कहती है सिल्विया की सफाई तो हो गई, अब तुम्हारी सफाई की बारी है। लेकिन ऑथर को समझ पाता उससे पहले ही उसकी फैमिली उसे बार बार शॉप में बैठा देती है। अरे वाह तुम तो एक हीरे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें आकार दूंगा, आज तो मुझे काम में बहुत मजा आएगा। और ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा खाली उसके बाल काटने के दो बात बिल्कुल नहीं कर रहा। और फिर ऑथर अपनी हजामत करवा के अपनी फैमिली के पास जाता है। अरे वाह मेरा राजा बेटा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है आज। और वो बताते हैं कि वो ऑथर को ऑक्शन हाउस में लेकर जा रहे थे, लेकिन ऑथर उस जंगली लुक के साथ ऑक्शन हाउस में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा रॉयल फैमिलीज आएगी और यहाँ तक कि किंग भी आएगा। इसलिए उन्होंने ऑथर की हजामत करवा के उसे एकदम राजा बाबू बना दिया। और एलेनियर ऑथर का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहती है ऑथर मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि एलेनियर पहले मेरा हाथ पकड़कर चलती थी। और फिर वो मजे करते करते ऑक्शन हाउस की तरफ जाने लगते हैं। और फिर ऑथर एक रिंग को किंग की मूर्ति की फिंगर में डाल देता है, लेकिन तभी कुछ बच्चे पीछे से ऑथर के सर पे वो रिंग फेंक देते हैं। ये सब कौन है? और लिलिया बताती है वो सारे जायरस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट थे। उस एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनना रॉयलिटी का सिंबल माना जाता है, इसीलिए सब उनके रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऑथर एक मैजिक ऑरा फील करता है जिसे वो पहले भी फील कर चुका होता है। और ऑथर उसके पास जाता है और ऑथर देखता है वहाँ पर कुछ चमकीली बॉल्स रखी होती है। और मिस हेलिसन बताती है ये बीस्ट कोर है, इसे माना बीस्ट से निकाला जाता है और जो भी इसे होल्ड करता है उसे मैजिकल पावर्स मिलती है। क्या हम इन्हें ऐसे ही खरीद और बेच भी सकते हैं? ऑथर के लिए काफी कुछ नया था क्योंकि एलनोर किंगडम में ऐसा कुछ नहीं होता था। और मिस हेलिस्टन बताती है हाँ यहाँ पर माना यूजर अपने मैजिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बीस्ट कोर का इस्तेमाल करते हैं और एक बीस्ट कोर की कीमत लगभग 100 गोल्ड कॉइन्स होती है और कभी कभार उससे भी ज्यादा। और ऑथर सोचता है कि ये तो इतना सारा पैसा है कि उसकी फैमिली 250 सालों तक आराम से बैठकर खा सकती है। वैसे नेक्स्ट ऑक्शन में हमारे ऑक्शन हाउस में भी कुछ बीस्ट कोर आने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें छू सकते हो। लेकिन ऑथर को इन सब की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अपनी ड्रैगन विल के साथ ही खुश था। लेकिन लिलिया भी एक बीस्ट विल लेने की डिमांड करती है क्योंकि वो अपने मैजिक को बढ़ाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम मना करते हुए कहती है अगर हम बीस्ट कोर ले भी ले तो ये जरूरी नहीं कि तुम मैजिक यूज कर पाओगी, और वैसे भी बीस्ट विल बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन लिलिया कहती है लेकिन मॉम कुछ सस्ते वाले भी तो होते हैं ना। लेकिन लिलिया की मॉम उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चले जाती है और ये बात लिलिया की फीलिंग को बहुत ज्यादा हर्ट करती है, जिससे कि लिलिया पूरे टाइम शांत बैठी रहती है। लेकिन ऑथर नोटिस करता है कि लिलिया कहीं पर जा रही होती है और वो भी लिलिया के पीछे उस पतली सी गली में चले जाता है। और फिर वो एक स्टोर में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बीस्ट कोर रखे होते हैं और लिलिया उन बीस्ट कोर को खरीदने की सोच रही होती है क्योंकि वो उसकी पॉकेट मनी में आ सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से ऑथर आ जाता है। लिलिया तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसका इस्तेमाल करा, अगर तुम फिर भी मैजिक यूज करने में असफल रही तो क्या? मैंने मेज बनने के लिए इतने सारे ट्राई करे हैं और मैं सब में असफल रही हूँ। अगर मैं एक और बार असफल हो जाती हूँ तो इसमें क्या ही हो जाएगा। खैर छोड़ो, तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम स्पेशल हो। मैंने अपने मॉम डैड से कितनी बार कहा कि मुझे एक बीस्ट कोर को टच करने दो, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं करने दिया। और लिलिया अपना हाथ छुड़ाकर ऑथर से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जायरस मैजिक एकेडमी के एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। सॉरी, मुझे माफ करना। माफ करना? तुम जानती भी हो तुम किससे टकराई हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बाहर से ये शोर सुनकर उस शॉप का ओनर आता है, लेकिन वो जायरस एकेडमी के स्टूडेंट को देखकर चुप हो जाता है। और तभी उनमें से एक बंदा अपनी माना पावर का यूज करके अपने हाथ में एक फायर बॉल बना देता है। क्या ये तुम कर सकते हो? और ऑथर कुछ टाइम उन्हें इग्नोर करने के बाद अपने हाथ में मैजिकल पावर यूज करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मिस हेस्टिलिया आ जाती है। बस करो, अभी के अभी अपने मैजिक को बंद करो। और वो मिस हेस्टिलिया को देखकर कुछ नहीं बोलते क्योंकि हेस्टिलिया ऑक्शन हाउस हर साल मैजिक एकेडमी को एक बड़ा डोनेशन देता है। अगर जायरस मैजिक एकेडमी के डायरेक्टर को पता चला कि उनके स्टूडेंट मिस हेस्टिलिया की डॉटर को परेशान कर रहे थे तो वो उन्हें जायरस एकेडमी से निकाल देगी और वो लोग वहाँ से डरकर चले जाते हैं। लेकिन वो जाते जाते लिलिया से कहते हैं तुम तो एक यूजलेस हो, तुम्हारे फादर खाली तुम्हारे लिए
सीट खरीद सकते हैं, तुम उसे डिजर्व नहीं करती। और ये सुनकर ऑथर गुस्से में उन्हें मारने जाता है, लेकिन लीलिया उसे रोकती है क्योंकि लीलिया भी ये बात एक्सेप्ट करती है। और फिर ऑथर रात को लीलिया के रूम में जाता है उसकी हालत पूछने के लिए, लेकिन लीलिया बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है और सोच रही होती है कि कैसे उसकी फैमिली उसे एक मेज बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन वो मेज नहीं बन पाई। उसकी काफी सारी कोशिशों के बाद भी वो असफल होती रही। और लीलिया ये बात सोचकर और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि कैसे उसकी फैमिली ने ऑथर को जायरस एकेडमी भेजने के लिए कहा था और उसे मना कर दिया। और उतने में ऑथर वहां जाता है। ऑथर और लीलिया से माफी मांगना चाहता है उनके पेरेंट्स की अटेंशन को ग्रेव करने के लिए, लेकिन ऑथर कुछ कह पाता। उससे पहले लीलिया उससे सॉरी मांगती है। मुझे माफ करना ऑथर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे डैड के अटेंशन को ग्रेव कर लिया। नहीं लीलिया, ऐसा नहीं है। ऑथर, मैं जानती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे एक ग्रेट मैच बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं एक मेज नहीं बन पा रही और इसीलिए वो भी मुझसे अब थक चुके हैं। और ऑथर भी समझ जाता है कि लीलिया सच में बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ऑथर लीलिया का मन हल्का करने के लिए कहता है, लीलिया मैं जानता हूँ जरूरी नहीं तुम अपना माना इतनी जल्दी अवेकन कर सको। तुम जानती हो जब मैं अपने फैमिली से अलग हुआ था तो मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे बहुत ज्यादा चीयर करा और मुझे मेरे मैजिक को यूज करने में काफी ज्यादा मदद करी। और फिर ऑथर अपने हाथों से वही मैजिकल फ्लावर्स निकालता है जो कि तैसिया को बहुत ज्यादा पसंद थे। और फिर ऑथर लीलिया से कहता है, लीलिया अगर तुम सच में मैजिक यूज करना चाहती हो तो मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या तुम ये क्या कहना चाहते हो कि लीलिया ने घर छोड़ दिया? हाँ, मैंने लीलिया को वहाँ भेज दिया जहाँ पर मैंने अपना मैजिक यूज करना सीखा था और वही लीलिया के लिए बेस्ट जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लीलिया अपना मैजिक यूज करना चाहती थी और मैंने उसका बस सपोर्ट करा। लेकिन विल्सन ऑथर पे गुस्सा करने लग जाता है कि उसने बिना पूछे लीलिया को क्यों भेज दिया। लेकिन ऑथर जवाब में बस उनको एक चिट्ठी देता है जो कि लीलिया ने लिखी थी। मॉम डैड, मैं जानती हूँ मेरा दूर जाना आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन चाहे कितने भी साल क्यों न लग जाए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक ग्रेट सॉर्सरर बनकर ही वापस लौटूंगी। और प्लीज आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगी बहुत अच्छे से रहूंगी और अपना भी ख्याल रखना मॉम डैड, बाय। और ये पढ़कर विंसन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, भले वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी लेकिन वो थी तो मेरी ही बेटी थी। मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन कभी जता नहीं पाया। मैं बस उसे जायरस एकेडमी भेजने के पीछे पड़ा रहा ताकि वो एक ग्रेट मैच बन सके। लीलिया प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर विंसन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और ऑथर लीलिया को बुलाता है, लीलिया अब तुम आ सकती हो। और फिर लीलिया बाहर आती है और विंसन लीलिया को देखकर कहता है, लीलिया तुम यहीं पर हो, ये सब चल क्या रहा है? और फिर ऑथर उनसे माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं खाली आपको रियलाइज करवाना चाहता था कि अपने बच्चे को खोना कितना बड़ा दुख होता है। ये दर्द मौत से भी ज्यादा बेकार होता है। मैं इसे फील कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही करा था और मैं अभी तक उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करता हूँ। विंसन को ऑथर की बात समझ में आ जाती है और फिर विंसन रेनोल्ड और एलिस से माफी मांगता है क्योंकि वो काफी जल्दी कर रहा था ऑथर को जायरस एकेडमी भेजने के लिए। और फिर विल्सन लीलिया से माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ करना, अगर तुम जायरस एकेडमी नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अगर तुम एक सॉर्सरर नहीं भी बन पाई तो भी तुम हमारी बेटी रहोगी और हम हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। लेकिन लीलिया कहती है कि मैं सच में जायरस एकेडमी जाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग चाहते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक सॉर्सरर बनना चाहती हूँ ऑथर की तरह और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और ऑथर भी लीलिया की ये बात सुनता है और ऑथर कहता है, अगर तुम सच में मैजिक यूज करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा माना अभी क्या भी अवेकन कर दूंगा। और सब लोग ऑथर की इस कॉन्फिडेंस भरी बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। और फिर ऑथर लीलिया और लीनियर को एक दूसरे की तरह पीट करके बैठने के लिए कहता है और ऑथर उनसे कहता है, तुम बस सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, खाली अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना। और फिर दोनों ऐसा करते हैं। लीनियर को तो माना दिख जाता है लेकिन लीलिया को अभी तक माना नहीं दिख पाता। और फिर ऑथर उनकी पीठ पर हाथ लगाता है, अभी मैं जो करने जा रहा हूँ उससे तुम्हें थोड़ा सा गर्म लगेगा लेकिन अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करना। और फिर ऑथर अपना माना उनके अंदर इंजेक्ट कर देता है और अब फाइनली लीलिया को माना बबल्स दिखने लग जाते हैं और उसके पेरेंट्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनकी लीलिया मानो को इमेजिन कर सकती है। और फिर उसके बाद वो हेस्टिलिया ऑक्शन हाउस में आ जाते हैं जो कि एक महल की तरह चमक रहा होता है। और फिर वो अंदर जाकर देखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी और काफी सारे एडवेंचरर्स आए होते हैं जो कि अपने लिए कुछ कलेक्टेबल्स खरीदना चाहते हैं। लीनियर और लीलिया भी वहाँ रखे बीस्ट कोड को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। ऑथर भी एक अजीब गरीब सी मूर्ति देखता है और रेनोल्ड भी अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है। आज के दिन तो डैड बाकी दिनों से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। तुम्हें ये बात अपने डैड को बतानी चाहिए, वो जरूर खुश हो जाएंगे। और फिर उसके बाद विंसन ऑक्शन को स्टार्ट करता है। तो देवियों और सज्जनों, आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ हमारे चीफ गेस्ट किंग ब्लेन ग्रैंडर और क्वीन प्रिशिलिया, प्रिंस कर्टिन एंड प्रिंसेस कैथलीन। और सब लोग उनका इंट्रोडक्शन सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जिससे ऑथर को पता चलता है कि किंग कितना ज्यादा पॉपुलर है अपने लोगों के बीच में। तो फिर आज इस ऑक्शन हाउस की 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फिर वो एक एंशिएंट स्वॉर्ड लेकर आता है जिसे माना पावर का इस्तेमाल करके एशियंट बना दिया गया था। और ऑथर सोचता है क्या मैं भी अपनी माना
माना पावर का इस्तेमाल करके किसी वेपन को एंशिएंट बना सकता हूँ। तो इसकी बोली स्टार्ट करते हैं 50 गोल्ड कॉइन से। मैं 51 दूंगा। मैं 52 दूंगा। मेरे 53 लिख लो। और इसी बीच ऑथर नोटिस करता है कि सिल्विया कहीं पर चली गई है और फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो कि ऑक्शन हाउस में अकेली घूम रही होती है और ऑथर सिल्विया को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी सिल्विया एक बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाती है और वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन चालू होता है। ये बेबी लायन एक मानव बीस्ट है, ये अभी से ए रैंक का है, तो सोचो ये बड़ा होकर कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। और किंग ब्लेन का बेटा उस मानव लायन को खरीदने के लिए कहता है। तो इसकी बोली हम स्टार्ट करते हैं 100 गोल्ड कॉइन से। मेरे 300, मेरे 400, 450, 1000 और किंग 1000 गोल्ड कॉइन की बोली लगाकर उस बीस्ट को खरीद लेता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑथर सिल्विया को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है जहां पर वो बूढ़ा आदमी सिल्विया से कह रहा होता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ। लेकिन सिल्विया उसके पास जाने से डर रही होती है और तभी ऑथर वहां जाता है और ऑथर उसके ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही सैनिक है जो कि किंग के पीछे खड़ा हुआ था। ऑथर उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता है, इसलिए चुपचाप सिल्विया को लेकर निकलने की सोचता है। सॉरी सर, ये गलती से यहाँ पर आ गई, अब मुझे शायद इसे लेकर वापस जाना चाहिए। तो ये एक ऑक्शन का पार्ट नहीं है, वैसे ये बहुत ही यूनिक माना बीस्ट है। एक काम करो, तुम इसको यहीं छोड़ जाओ। अगर ये मेरे जैसे किसी स्ट्रॉन्ग के पास रहेगी तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तुम जैसा एक कमजोर इसे ट्रेन नहीं कर पाएगा। और वो ऑथर के सामने अपने पावर को फ्लेक्स करने लगता है, लेकिन ऑथर को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ऑथर वहां से जाने लगता है। और फिर वो ऑथर के पीछे से कहता है, तुम यहाँ से जा रहे हो मुझे गुस्सा दिलाकर, लेकिन जो तुम्हारी फैमिली के साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे। और अपनी फैमिली के बारे में ऐसा सुनकर ऑथर को गुस्सा आ जाता है। दोबारा बोल, तूने क्या बोला? और ऑथर में से एक भयानक ऑरा निकलने लगता है। वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ऑक्शन हाउस की सारी खिड़कियां टूट जाती है। विल्सन जैसे कमजोर विल वाले लोग नीचे गिर जाते हैं और किंग समझ जाता है कि कोई बहुत पावरफुल इंसान गुस्से में है। और वो बूढ़ा भी ऑथर के ऑरा के सामने नीचे बैठ जाता है, लेकिन ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसने अपने ट्रू इमोशन को रिलीज कर दिया और ऑथर फिर सब कुछ नॉर्मल कर देता है। जल्दी जल्दी जाकर देखो कि अभी क्या हुआ था। और फिर किंग रेनोल्ड के पास आते हैं। तो इस ऑक्शन हाउस की सिक्योरिटी का जिम्मा तुम्हारे ऊपर था ना? यस सर। तो देखने से ऐसा लग रहा है तुम सिक्योरिटी संभालने में असफल रहे। तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? जो आप सजा दो माय लॉर्ड, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन तभी पीछे से वो बूढ़ा सोल्जर बोलता है, माय लॉर्ड मुझे माफ करना है, लेकिन अभी तक किसी को बड़ा डैमेज नहीं हुआ, तो अच्छा यही होगा कि हम इसे कोई बड़ी सजा ना दे। वैसे देखिए ना, वो माना बीस्ट कितना ज्यादा प्यारा है और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है। अगर वो हमारे पास होगा तो हम उसे इन्वॉल्व करके उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा देंगे। और किंग उसकी बात से अग्री करते हुए कहता है, सेबेस्टियन ने हमारी लाइफ काफी बार बचाई है, इतनी बार कि मैं उसे गिन भी नहीं सकता, और इसके लिए मैंने उसे कोई तोहफा भी नहीं दिया, तो शायद ये बीस्ट उसके लिए सही तोहफा होगा। और किंग रेनोल्ड से ऑथर के उस बीस्ट को लेने के बारे में पूछता है, लेकिन रेनोल्ड कहता है, माय लॉर्ड मुझे माफ करना, वो बीस्ट ऑथर का है, ऑथर ने अपनी मेहनत से उसे पाया है, तो इसका डिसीजन उसे खुद ही लेना चाहिए। और किंग भी रेनोल्ड की इस बात से अग्री करता है और वो फिर ऑथर से पूछता है उसके बीस्ट के बारे में। शुक्रिया माय लॉर्ड कि आपने मेरे बीस्ट को इस काबिल समझा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। अरे बच्चे तुम फिक्र मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें लायन बीस्ट दे दूंगा जो हमने आज ही खरीदा है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। सिल्विया मेरी पार्टनर है। और 2 बार ऑथर से इतने प्यार से पूछने के बाद भी ऑथर ने मना कर दिया। अब किंग को गुस्सा आने लगता है और किंग कहता है, मैं तुमसे तीसरी बार और आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम अपना पार्टनर मुझे देना चाहोगे? लेकिन अब ऑथर से भी इतना कुछ नहीं सहा जाता और ऑथर खड़ा होकर बोलता है, एक्सचेंज के बदले में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चे कितने में बेचना चाहोगे? मुझे बताओ। आपने मुझसे 3 बार सिल्विया को लेने की बात करी और मैंने तीनों बार ही मना करा, क्योंकि आपका घमंड ना नहीं सुनना चाहता। आप एक राजा है, आपको अपनी प्रजा की बात सुननी चाहिए। अपने घमंड को साइड रखिए और अपने प्रजा की बात समझिए। अगर आप अपने बच्चे नहीं बेच सकते तो मैं भी अपनी पार्टनर सिल्विया को नहीं बेच सकता। और किंग की ऐसी बेइज्जती सुनकर सोल्जर ऑथर पर हमला कर देते हैं, लेकिन ऑथर एक ही पंच से उन सबको हरा देता है। वह गधो, तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला गया। वो बीस्ट किसी भी कीमत पर मेरा होकर रहेगा। और सेबेस्टियन ऑथर पर हमला कर देता है और फिर ऑथर अपने पावर का यूज करके टाइम को फ्रीज कर देता है। सब फ्रीज हो जाते हैं बस सेबेस्टियन को छोड़कर। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हारी पावर मुझ पे अब बिल्कुल काम नहीं करेगी। दूर रह,
दूर है मेरे से, तू तू एक जानवर है, तू एक जानवर है। और ऑथर के बस ऑरा से ही सेबेस्टियन के पैर टूट जाते हैं। मेरे पैर। अगली बार मेरी फैमिली को परेशान करने से पहले 100 बार सोचना। और सेबेस्टियन को ऑथर के पीछे एक ड्रैगन की इमेज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी टाइम दोबारा से शुरू हो जाता है और ऑथर उस पावर का इस्तेमाल करने के बाद बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर जब ऑथर की आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में लेटा हुआ होता है। मेरा सर कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद मैं इस पावर का इस्तेमाल काफी कम टाइम के लिए ही कर पाता हूँ। और ऑथर को रियलाइज होता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए ही कर पाता है, उसे इस पावर का यूज करने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और फिर ऑथर अपने मदर के साथ शॉपिंग करके आता है तो वो देखता है कि उसके डैड किसी से जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रहे होते हैं। और ऑथर जब ये सुनता है तो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो उसे शांत होने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर भी ऑथर अंदर आ जाता है। डैड, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? और फिर ये बंदा खड़ा होता है। दरअसल ये किंग का एक मैसेंजर होता है जो कि किंग का मैसेज लेकर आया होता है और ये बताता है कि किंग ने अपने बिहेवियर के लिए आप सबसे माफी मांगी है और कल भी जो बात हुई वो सारी बातें भूल जाने के लिए कहा है। और ये ऑथर की फैमिली के लिए कुछ पैसे भी लेकर आया होता है। और ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि किंग कल की बात को दबाना चाहता है। कल छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उसके लिए किंग माफी मांगते हैं। छोटा सा? 2 सोल्जर ने मेरे ऊपर हमला करा और यहाँ तक कि उस रॉयल मेज ने भी मेरे ऊपर हमला करा, वो छोटा सा इंसिडेंट था। और ये मैसेंजर बताता है कि उन दोनों सोल्जर को उनकी हरकतों के लिए निकाल दिया गया और सेबेस्टियन भी अब हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उसके दोनों लेग्स टूट गए। और सेबेस्टियन जैसे ही होश में आया वो क्लेम करने लगा कि तुमने उसके पैर तोड़े हैं, लेकिन किसी ने वो होते हुए नहीं देखा तो उसे बस सोल्जर का बैक फायर मान लिया गया। और ये मैसेंजर बताता है कि किंग का ध्यान ऑथर की तरफ फिसले गया क्योंकि ऑथर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट से ही सब कुछ नहीं होता। ऑथर को पता होना चाहिए कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं क्योंकि हर राजा हमारे राजा जितना माफ नहीं करेगा। और फिर ऑथर रात को सोचता है मैजिक पावर होना ही स्ट्रांग होना नहीं होता, मुझे पॉलिटिकल पावर भी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। पॉलिटिकल पावर से ऑथर का मतलब होता है एक ऑनरेबल पोजीशन। और फिर ऑथर जायरस एकेडमी आ जाता है जहां पर उसे एक उल्लू दिखाई देता है। वो उल्लू अपनी आंखों के इशारे से ऑथर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ऑथर उसके पीछे पीछे आता है और फिर ऑथर एक बूढ़ी औरत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऑथर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ऑथर लेविन। विंसन ने तुम्हारी काफी सारी तारीफें करी है, देखते हैं क्या वो सच भी है या नहीं। तो शुरू करते हैं। और फिर वो अपने मैजिक का यूज करके एक बैरियर बना देती है जिससे कि कोई उनकी प्रेजेंस को फील न कर सके। दरअसल ये लेडी जायरस मैजिक एकेडमी के डायरेक्टर है। दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। और ऑथर सोचता है कि इन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे ज्यादा पावर का यूज नहीं करना चाहिए, मुझे अपने थोड़ी बहुत ही पावर का यूज करना चाहिए जिससे कि इन्हें ये पता चल जाए कि विंसन झूठ नहीं बोल रहे थे। ऑथर अपने विंड मैजिक का यूज करके जमीन से कुछ पत्थर उठाकर डायरेक्टर की तरफ फेंक देता है, लेकिन डायरेक्टर उसे बड़ी आसानी से डॉज करके चकनाचूर कर देती है। यह देखकर ऑथर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ऑथर बिना कोई टाइम वेस्ट किए फायर मैजिक का यूज करके निडल बनाकर डायरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डायरेक्टर उस अटैक को भी नलिफाई कर देती है। इन्होंने ये अटैक भी रोक दिया। और फिर ऑथर तुरंत अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करके डायरेक्टर पर अटैक करता है, लेकिन डायरेक्टर विंड मैजिक का यूज करके ऑथर को दूर फेंक देती है। लेकिन डायरेक्टर फिर भी ऑथर की स्किल्स को देखकर खुश हो जाती है। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। तुम कॉम्बैक्ट स्किल में भी अच्छे हो और तुम काफी सारे एलिमेंट्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम में बस एक ही कमी है, तुम अपने पावर को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हो। लेकिन मैं तुम्हारे एक आखिरी टेस्ट लेना चाहूंगी, अगर तुम इसे बिना बेहोश हुए सहन कर जाओगे तो तुम पास हो जाओगे। और फिर डायरेक्टर अपने मैजिक स्पेल का यूज करके काफी हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड निकालती है जिसे ऑथर काफी मुश्किल से ही बच पाता है। और फिर वो अपने स्पेल को बंद कर देती है। अच्छा ठीक है, तुम पास हो गए, अब तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। डायरेक्टर ऑथर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, इसलिए वो ऑथर को पर्सनली टीच करने के लिए कहती है, लेकिन ऑथर बस उन्हें घूरे जा रहा था। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और ऑथर उनसे कहता है, हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके पास वो पावर और अथॉरिटी है जिससे मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल सके। अगर आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ। और ऑथर की ये बात सुनकर डायरेक्टर भी शॉक हो जाती है क्योंकि देश का राजा भी उनसे ऐसी एक तरफा डिमांड नहीं कर सकता। तुम्हें खुद पर ज्यादा ही भरोसा है बच्चे। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है जो मैं डिमांड कर रहा हूँ मैं उसके काबिल हूँ और आप भी ये बात मानती होगी। और डायरेक्टर उसकी इस बात पर स्माइल करती है और अग्री हो जाती है। लेकिन जायरस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए तो अभी तुम्हारी 3 साल की एज बाकी है, तो तुम क्या करना चाहोगे? मैं अभी तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहूंगा। लेकिन अगर तुम इस एज से एकेडमी ज्वाइन कर लोगे तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने ये साल एडवेंचरर बनकर इस दुनिया के बारे में सीखना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं एकेडमी ज्वाइन कर लूंगा। और ऑथर की ये सारी बातें सुनकर डायरेक्टर मान जाती है। और फिर उसके बाद हमें ऑथर के घर का
का सीन दिखाया जाता है। लेकिन ऑथर के घर पहुंचने से पहले ही विंसन ने ऑथर के एडवेंचरर बनने वाली बात उनके पेरेंट्स को बता दी थी। लेकिन एलिस ऑथर को बाहर भेजने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। एलिस, कम से कम एक बार ऑथर की बात तो सुन लो। क्या सुनूं मैं? ऑथर अभी ही हमारे पास आया, अब वो खतरनाक एडवेंचर पर जाने की बातें कर रहा है। एलिस, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? वो करना चाहता है तो करने दो उसे, और वैसे भी एक इंसान उसके साथ रहेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन एलिस फिर भी ऑथर को दूर भेजने के लिए राजी नहीं होती। लेकिन ऑथर उनको मनाते हुए कहता है, मॉम, अगर आप इतनी ज्यादा परेशान हो रही है तो मैं हर महीने घर आ जाया करूंगा। अगर आप चाहती है तो मैं उससे पहले भी आ जाया करूंगा। और ऑथर अपनी बात रखते हुए कहता है, मॉम, डैड, मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ सीखना है और मैं भी वो एडवेंचर और एक्साइटमेंट फील करना चाहता हूँ जो आपने फील करा था। अरे बेटा, तुम्हारी मॉम चिंता करेगी, ये तो नेचुरल है। जब मैं भी एडवेंचर पर जाता था तब भी तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा चिंता करती थी मेरे लिए। वैसे अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तो हमें तुम्हारे साथ किसी भरोसेमंद को भेजना होगा। और फिर रैनोल्ड अपने सभी एडवेंचरर दोस्तों को बुलाकर ऑथर के साथ जाने के लिए पूछता है। अरे ना भाई ना, मैं नहीं जाने वाला इस बच्चे के साथ। अगर रात को सोते समय इसने मुझे मार दिया तो? अगर ऑथर ने तुम्हें मार भी दिया तो इसमें गलती तुम्हारी होगी। लेकिन फिर रैनोल्ड कहता है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा। अरे रैनोल्ड, बकवास बातें मत करो। ऑथर को ग्रो होता देखकर हम सबको खुशी मिलेगी। तभी जैस्मिन अपना हाथ उठाकर कहती है, मैं जाऊंगी ऑथर के साथ। और ये सुनकर सभी लोगों को झटका लगता है। जैस्मिन, तुम्हें तो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। ओह जैस्मिन, हाँ वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारा जाना भी अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, तो तुम ऑथर के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती हो जैस्मिन। और सभी लोग कहते हैं, हाँ जैस्मिन वैसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अगेनेटर होने के बाद भी एलिमेंट को यूज कर सकती है और उसने कुछ टाइम पहले ही लाइट ऑरेंज कलर अचीव करा है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और ऑथर भी जैस्मिन को थैंक्स बोलता है उसके साथ चलने के लिए। और फिर ऑथर अपने डैड से ऑक्शन हाउस जाने के लिए कहता है क्योंकि ऑथर को एक स्वॉर्ड चाहिए थी। और फिर ऑथर विंसन के साथ ऑक्शन हाउस में आ जाता है। ओ, तो तुम्हें एडवेंचर्स गाइडलाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक स्वॉर्ड चाहिए। यहाँ तुम्हें काफी सारी स्वॉर्ड्स मिल जाएगी, चूज कर लो जो तुम्हें चाहिए। और फिर ऑथर उस गोदाम के अंदर जाता है और ऑथर देखता है वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स और बक्से रखे हुए थे। और ऑथर देखता है वहाँ पर इतने सारी स्वॉर्ड्स रखी हुई थी कि ऑथर को चूज करने में काफी परेशानी आ रही थी। वो काफी सारी स्वॉर्ड्स को ट्राई करता है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। ऑथर एक ऐसे स्वॉर्ड चाहता है जिसे वो एक हाथ से चला सके, लेकिन उसकी छोटी सी बॉडी के लिए सारी के सारी स्वॉर्ड्स काफी बड़ी थी। और तभी ऑथर को ढूंढते ढूंढते नीचे एक रॉड दिखाई देती है। ऑथर उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा हैवी थी। और फिर कुछ कोशिशों के बाद ऑथर उसे बाहर निकाल लेता है। ये एक तलवार तो बिल्कुल नहीं लग रही। ऑथर उसे उसकी मयान से निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता। तभी ऑथर अपनी माना पावर का यूज करने की सोचता है और फिर ऑथर को अपनी आंखों के सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और सरप्राइजिंगली वो रॉड एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। वाओ, कितनी सुंदर है ये तो। और फिर ऑथर उस स्वॉर्ड को चलाता है लेकिन वो ऑथर के लिए अभी भी काफी ज्यादा हैवी होती है। सॉरी मिस्टर हेस्टिलिया, लेकिन मुझे आपकी बैरल पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और फिर ऑथर उस स्वॉर्ड को उस बैरल के ऊपर इस्तेमाल करता है और वो बड़ी शार्पली उस बैरल को कट कर देती है। और ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं है। और ऑथर देखता है कि उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, डाइन बैलन WK4। इसका मतलब क्या हो सकता है? और तभी ऑथर के हाथ में एक झटका लगता है और वो स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। लेकिन ऑथर जब उस स्वॉर्ड को दोबारा उठाता है तो देखता है अब इसका वेट भी हल्का हो गया और उसका साइज भी छोटा हो गया। अभी ऑथर के हाथ में परफेक्टली फिट हो रही थी। अब ऑथर इस स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से चला पा रहा था। और तभी ऑथर के डैड विंसन और जेमसन वहां आ जाते हैं। ऑथर अपनी उस मैजिकल स्वॉर्ड को छुपाने के लिए एक दूसरी स्वॉर्ड उनके पास लेकर चले जाता है। देखिए डैड, मैंने ये वाली स्वॉर्ड चूज करी है। ओह अच्छा, तो तुम्हें ये स्वॉर्ड मिली है? हाँ, ये ज्यादा फैंसी नहीं है लेकिन इसे स्विंग करना काफी ज्यादा आसान है मेरे लिए। और ऑथर के डैड उस स्वॉर्ड को चेक करने लगते हैं। बेटा, ये थोड़ी सी ऑफ बैलेंस है लेकिन शायद तुम्हारे लिए परफेक्टली फिट होती है। विंसन, आप क्या कहते हैं? हाँ, अगर ऑथर को पसंद है तो ये स्वॉर्ड सही है। और तभी विंसन का ध्यान ऑथर के वेस्ट पर जाता है जहाँ पर वो मैजिकल स्वॉर्ड थी। ऑथर, ये तुम्हारी कमर पर क्या है? ऑथर नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तो मुझे वहीं जमीन पे पड़ी हुई मिली थी, इसका वेट काफी अच्छा है इसलिए मैंने इसे प्रैक्टिस के लिए अपने पास रख लिया, बस ज्यादा कुछ नहीं। और विंसन कहता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं कि हमारे पास भी कुछ ऐसा था। लेकिन जिमसन कहता है, हाँ मुझे याद तो है, एक बार एक बुड्ढा आया था और उसको यहाँ पर फेंक कर चले गया। वो क्या रहा था, इसका यूज करने के लिए कोई स्वॉर्ड्समैन है ही नहीं, इसलिए वो कचरे की तरह से यहाँ पर छोड़कर चले गया। हमने काफी लोगों से इसे चेक करवाया लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया कि ये क्या है, इसलिए हमने भी इसे यहीं पर छोड़ दिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें किसी हाई रैंक वाले से इसे चेक करवाना चाहिए। लेकिन ऑथर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और विल्सन को अपनी प्यारी प्यारी नजरों से मक्खन लगाने लगता है। प्लीज अंकल विल्सन, मान जाइए ना, ये मुझे दे दीजिए। वैसे भी ये तो आपके लिए कचरे का टुकड़ा है ना, प्लीज अंकल मान जाइए ना। और ऑथर की ये सब हरकतें देखकर विंसन पिघल जाता है और ऑथर को उसे अपने पास रखने के लिए परमिशन दे देता
है और अब ऑथर एडवेंचरर बनने से पहले अपनी फैमिली के साथ और हेस्टिलिया फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। और फिर अब ऑथर का बर्थडे आ जाता है और काफी लोग उसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरा बच्चा कब 9 साल का हो गया। अरे एलिस, अपने आंसू संभाल कर रखो, अभी ऑथर हमसे दूर नहीं गया। और फिर उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो सबका खाना हो चुका है, अब बारी है प्रेजेंट की। और सबसे पहले ऑथर अपनी मॉम एलिस का प्रेजेंट खोलता है। उसके अंदर एक हैंड कफ होता है जिसके ऊपर कुछ स्टोन लगे होते हैं। बेटा ये स्टोन मेरे हीलिंग मैजिक से इन्फ्यूज है। जब भी तुम घायल हो जाओ तो इन स्टोन का यूज करना, तुम उससे हील हो जाओगे। अरे वाह मॉम, ये कितना अच्छा प्रेजेंट है ये। और फिर उसके बाद विल्सन अपना प्रेजेंट देता है। ऑथर, विल यू मैरी मी? नहीं अंकल, आप अंकल ही ठीक हो। क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो तुम? अरे मजाक कर रहा था। इसमें रिंग है, एक रिंग तुम रखो ऑथर और एक रिंग तुम रखो एलिस। जब भी ऑथर किसी खतरे में होगा तो इस रिंग का कलर हल्का हो जाएगा। इससे तुम्हें पता चल जाए कि ऑथर कब खतरे में है। अब हमारे प्रेजेंट की बारी है। इस स्क्रोल से तुम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो और पता है इसकी कीमत क्या है? एक पैर और एक हाथ। अब भाड़ू क्यों परेशान कर रहा है बच्चे को? अरे मजाक कर रहा था। इस स्क्रोल से तुम अपनी माना पावर से एक मैसेज छोड़ सकते हो और एलिस इसका एक रिप्लाई भी कर सकती है। वाओ, ये तो काफी एक अच्छा गिफ्ट है। आप सभी के इतने प्यारे तोहफों के लिए शुक्रिया। मैं कल शायद आपको छोड़कर चले जाऊंगा, लेकिन मॉम, डैड, अंकल विंसन, आंटी ताहिबा, लीलिया और मेरे सारे दोस्त, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरा हार्ड वर्क करूंगा जिससे आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत न पड़े। और फिर एलिस ऑथर को गले लगाते हुए कहती है, बेटा फेमस होने पे बिल्कुल ध्यान मत देना और पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागना। और फिर ऑथर पैकिंग करते समय सोचता है, आज के दिन से ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मेरे पास दोस्त है जिन्हें मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं इन्हें कभी नहीं खोना चाहूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं उन्हें खोने वाला हूँ तो मैं फाइट करूंगा और उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए मैं बस उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जा रहा हूँ और मैं अपने पिछले किंग वाली लाइफ से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। और फिर ऑथर पैकिंग करके नीचे आ जाता है जहाँ पर एलिस, रैनोर और लीनियर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ओ, तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वैसे हमें यकीन है तुम एस रैंक एडवेंचर का एग्जाम पास कर लोगे। आपको सच में यकीन है? हाँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन बेटा सुनो, कभी भी खुद से कुछ करने की कोशिश मत करना। ये मत भूलना कि जैस्मिन भी तुम्हारे साथ है। और एलिस ऑथर से कहती है कि बेटा रिंग पहनना बिल्कुल मत भूलना। और फिर सब इमोशनल होकर ऑथर को विदा करते हैं और अब ऑथर घर से बाहर आ जाता है जहाँ पर जैस्मिन उसका इंतजार कर रही होती है। और फिर वो एग्जाम देने के लिए निकल जाते हैं और फिर वो ज़ायरस मैजिक एकेडमी के एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पर रैंक असेसमेंट के लिए आए हैं। और जैस्मिन के एक क्लास एडवेंचर होने की वजह से उन्हें डायरेक्ट ज़ायरस एकेडमी के चीफ से मिलने का मौका मिल जाता है। और हम देखते हैं ऑथर ने अपना फेस एक मास्क से कवर कर रखा होता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए करा होता है क्योंकि रॉयल फैमिली ऑथर को पहचानती है। अगर उन्हें ऑथर के बारे में पता चल जाएगा तो ऑथर प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसलिए उसने अपना फेस कवर कर लिया। और फिर वो ज़ायरस मैजिक एकेडमी के चीफ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। एक क्लास की एडवेंचर जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ आपसे मिलने के लिए आई है। और फिर ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं ज़ायरस एकेडमी का चीफ हूँ, कैस्पियन ब्लेम हार्ट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, तो आप अपने साथ एक कैंडिडेट भी लेकर आइए। वैसे तो हम एग्जाम से पहले कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम लेते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रिकमेंडेशन किसने कराया। और ब्लेम हार्ट जैस्मिन को बताता है कि आपके आने से पहले आपके फादर यहाँ पर आए थे और आपका रिकमेंडेशन यहाँ पर देकर चले गए। और इसी की वजह से ऑथर का रिटर्न एग्जाम स्किप कर दिया जाता है और उसे डायरेक्ट फाइटिंग एग्जाम देना होगा। और फिर ब्लेम हार्ट उन्हें फाइटिंग अरीना में लेकर चले जाता है जहाँ पर फाइटिंग एग्जाम चल रहा होता है। और जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है वो देखते हैं वहाँ तो पहले से एक फाइट चल रही होती है। और फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अपनी स्पीड से ज्यादा माना का इस्तेमाल करो और तुम्हारा डिफेंस काफी कमजोर है। डायना व्हाइट हॉल तुम्हें सी क्लास कंजूरिंग का टैग दिया जाता है। और इससे हमें पता चलता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लास वाइज डिवाइड करा जाता है। और फिर अगला स्टूडेंट एलिजा नाइट आता है, लेकिन हम देखते हैं उसे बिना फाइट करे ही बी क्लास एडवेंचर का टैग दे दिया जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। जैस्मिन, ये क्या हुआ अभी? क्या तुम जानती हो? नहीं, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वो अगले स्टूडेंट लुकास वीकेंड को बुलाते हैं। फाइनली मेरी बारी आ गई। मुझे एक क्लास का एडवेंचरर बनने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। और फिर वो अरेना में आकर फाइट करने लगता है और सब लोग देखते हैं उसका माना कोट लाइट ऑरेंज कलर का होता है जो कि काफी इंप्रेसिव होता है। लेकिन ऑथर नोटिस करता है उसके कान एल्फ की तरह है, जिससे ऑथर को पता चल जाता है कि ये बंदा एल्फ किंगडम से है। तो शुरू करते हैं। और फिर वो अपने फायर मैजिक से एग्जामिनर पर अटैक कर देता है, लेकिन एग्जामिनर अपने अर्थ मैजिक का यूज करके एक पहाड़ बीच में लेकर आकर उसे डॉज कर लेती है। लेकिन वीकेंड उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपने फायर मैजिक से फायर के ऊपर से बारिश करने लगता है, लेकिन वो अटैक उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। लेकिन एग्जामिनर उस अटैक को दूर फेंक देती है और सबको बचा लेती है। तुम्हारी माना कैपेसिटी काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और उसे बी क्लास के रैंक देकर वहां से फेंक देती है। अब
अब ऑथर की बारी आ जाती है, लेकिन चीफ ऑथर के ऑरा को फील कर लेता है और चीफ को समझ में आ जाता है कि ऑथर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और वो खुद ऑथर से फाइट करने का डिसाइड करता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन हमें इन दोनों की फाइट होते हुए नहीं दिखाई जाती और ऑथर को बी क्लास का टैग दे दिया जाता है। ओह, तो तुम अब ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन चुके हो। और वहीं दूसरी तरफ वो एग्जामिनर ब्लेड हार्ट को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ही दिन में क्लास बी के 2 एडवेंचर कैसे अप्रूव हो सकते हैं? और ब्लेड हार्ट उन्हें बताता है 6 महीने पहले जो एग्रीमेंट हुआ था तुम्हें वो याद नहीं? अच्छा, आप उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो 3 किंगडम्स के बीच में हुआ था। हाँ, मैं उस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। उस एग्रीमेंट के दौरान एल्फ और दारव किंगडम्स के लोगों को भी ज़ायरस एकेडमी से एडवेंचरर रैंक प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ओह, तो आप कहना चाहते हो कि वो बच्चे दारव और एल्फ के किंगडम से है? हाँ, लूकस हाफ एल्फ है और वो एक ऐसे परिवार से आता है जो इस वजह से फेमस है ताकि वो किसी भी हद तक जा सके एक पावरफुल मेज पैदा करने के लिए। और एल्जा नाइट दारव के किंगडम से आता है और उसकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका एग्जाम स्किप कर दिया गया और उसे बी रैंक दे दिया गया। लेकिन एक एग्जामिनर ऑथर के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, लेकिन ब्लेड हाथ उन्हें बताता है कि ऑथर के बारे में मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है ना ही तो वह एल्फ किंगडम से है ना ही वो दारव किंगडम से है। लेकिन उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका रिकमेंडेशन फ्लेम्सवर्थ फैमिली ने करा है और जब मैंने उससे फाइट करी तो वो एक्चुअली में सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी मैजिकल पावर तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन उसकी स्वॉर्ड्स स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है। बस उसके बारे में मुझे इतना ही पता है। और फिर हम ऑथर को देखते हैं जहाँ पर एलिजा ऑथर के सामने आता है और एलिजा ऑथर से कहता है लूकस को रोकना काफी पागलपन भरा था, लेकिन अगर तुम वो नहीं करते तो मैं वैसा करता। और तभी लूकस वहां आ जाता है। अरे तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे बी क्लास के बच्चों के बीच में क्या बातें चल रही है, मुझे भी तो बताओ। लेकिन उन दोनों को लूकस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उसे इग्नोर कर देते हैं। लूकस को ये काफी ज्यादा इंसल्टिंग लगता है और वो ऑथर की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन जब लूकस देखता है कि काफी सारे लोग उसे देख रहे हैं तो वो ऑथर की कॉलर छोड़ देता है। अभी तो तू बच गया बेटा, मैं तुझे आगे देख लूंगा। छोड़ो, जाने दो उसे। अब ये बताओ कि हम कहाँ चले? वैसे हम कहाँ चल सकते हैं? वैसे मेरे माइंड में एक जगह है। और फिर वो टेलीपोर्ट होकर एक मैदान में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स होते हैं और ऑथर को ये जगह काफी पीसफुल लग रही होती है, लेकिन जैस्मिन उसे बताती है इस जगह को पहले ही काफी सारे लोगों ने एक्सप्लोर कर चुका है। यहाँ पर लो क्लास के एडवेंचर आते हैं ताकि वो अपना मटेरियल कलेक्ट कर सके आगे के लिए। अच्छा, तो हमें कहाँ चलना चाहिए? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ अनोखी चीज दिखाती हूँ। और फिर ऑथर जैस्मिन के पीछे पीछे उस जगह पर जाने लगता है, लेकिन वो भागते भागते कुछ धमाकों की आवाज सुनते हैं। ये आवाज कैसी है? और फिर वो रुककर उसे देखते हैं और तभी धुएं में से एक सुअर जैसा दिखने वाला बीस्ट निकलता है जो कि एडवेंचरर को खा रहा होता है। ऑथर भागो यहाँ से। और जैस्मिन भागते भागते बताती है ये एक भयानक मॉन्स्टर है जो कि आमतौर पर इस एरिया में नहीं देखा जाता। और जैस्मिन को भागते भागते टूटी हुई गाड़ी दिखाई देती है जहाँ पर कुछ व्यापारी घायल पड़े हुए थे और जैस्मिन समझ जाती है कि ये व्यापारी उस बीस्ट को कहीं लेकर जा रहे थे, लेकिन बीस्ट यहाँ से भाग गया। और तभी वो बीस्ट इनके ऊपर पीछे से अचानक हमला कर देता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से इसे डॉज कर लेते हैं। लेकिन तभी वो बीस्ट अपनी लंबी जीप से उनके ऊपर अटैक कर देता है, वो लोग उसे डॉज कर लेते हैं। और फिर जैस्मिन उस बीस्ट के ऊपर अटैक करती है। बीस्ट के मुंह से खून निकलता है, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बीस्ट दोबारा से उनका पीछा करने लग जाता है। वो बीस्ट जैस्मिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऑथर आकर जैस्मिन को बचा लेता है। थैंक यू ऑथर। और तभी उस बीस्ट का ध्यान दूसरे एडवेंचरर के ऊपर चले जाता है, लेकिन जैस्मिन उन्हें बचाने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। ऑथर उस बीस्ट पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन अंदर से किंग ग्रे की आवाज आती है, सही मोमेंट का इंतजार करो ऑथर। जैस्मिन ऑथर को बुलाती है, लेकिन ऑथर अभी भी इंतजार कर रहा होता है सही मौके का। और जैसे ही वो बीस्ट जैस्मिन के ऊपर अटैक करता है, ऑथर को सही मौका मिल जाता है और ऑथर अपनी स्वॉर्ड में फायर एलिमेंट की कोटिंग कर उस बीस्ट को मार देता है। और फिर वो व्यापारी उस बीस्ट को दोबारा से गाड़ी में डालकर वहां से चले जाते हैं। और फिर वो रात को आग जलाकर खाना बना रहे होते हैं और जैस्मिन बताती है मेरी फ्लेम्सवर्थ फैमिली ने दुनिया को काफी पावरफुल सॉर्सर्स दिया। पहले मुझे हमेशा लगता था कि फायर सबसे पावरफुल एलिमेंट है और मैं खुद को काफी लकी मानती थी कि मैं फ्लेम्सवर्थ फैमिली में पैदा हुई। लेकिन जब मेरी फैमिली को पता चला कि मेरे अंदर फायर को लेकर कोई टैलेंट नहीं है तो मुझे एक फेलियर बुलाने लग गए। और ये बात सुनकर ऑथर गुस्सा हो जाता है। क्या बकवास है, सारे एलिमेंट्स एक से बढ़कर एक होते हैं और सभी एलिमेंट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये उसके यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका माना कोर कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम गुस्सा करते हुए कितना ज्यादा प्यारे लगते हो। लेकिन ऑथर को सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी पिछले लाइफ में भी लोग उसे बेकार बोलते थे, लेकिन उसने काफी ज्यादा मेहनत करके खुद को प्रूव करा और एक किंग बनाया। और फिर जैस्मिन ऑथर से कहती है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह सब पे गुस्सा करती रहती थी, लेकिन मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सिखाया। और जैस्मिन की ये बात सुनकर ऑथर इमोशनल हो जाता है और अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसकी फैमिली ने उसे पाला, कैसे तैसिया ने उसका साथ दिया और कैसे सारे दोस्त उसके साथ खड़े रहे। और ऑथर कसम खाता है कि उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो दोस्तों सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।